जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम शिक्षण विधियों की जो सीरीज कवर कर रहे थे इसमें अपन आगे कंटिन्यू करेंगे और आज अपन पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र से जुड़े हुए कुछ 3 टॉपिक कवर करने वाले। बेसिक से बिल्कुल आसान से टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। आप और मैं जो हमेशा की तरह जो साथ में याद करते हैं ना उसी तरीके से पढ़ेंगे, बिना किसी एक मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। जिस तरीके से अपन हमेशा साथ में पढ़ते हैं ना उसी तरीके से चीजों को हमेशा साथ में याद करेंगे। और ना सिर्फ मुझे याद करना है, मतलब अगर मैं याद कर रही हूँ ना चीजों को, अगर मैं याद करके आपको याद करा रही हूँ तो आपको भी साथ के साथ याद करते जाना है। इसी तरीके से अपनी पूरी लॉयल्टी, पूरी ईमानदारी पढ़ाई को देनी है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो लेट्स बिगन। इसी पॉजिटिविटी के साथ अपन शुरू करते हैं। तो देखो क्या पढ़ने वाले हैं अपन आज। देखने वाले कुछ बेसिक से 3 टॉपिक देखने वाले हैं, बहुत आसानी समझ आ जाएंगे, प्लस साथ में याद भी हो जाएंगे। सबसे पहले अपन चुनौतियों के बारे में देखेंगे कि जो हम हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी चुनौती आती, कुछ हल्की सी कुछ चुनौतियों को देखेंगे। देखो ऐसा कौन सा भी पोर्शन नहीं रखेंगे जिसको अपन टच ना करें, और ऐसा कौन सा भी सेक्शन नहीं रखना है हमें जिसको अपन छूते हुए ना गए। देखो चीजें हमें आती है, मुझे मालूम है आपको हिंदी भाषा की शिक्षण की जो चुनौतियां हैं वो बेहतरीन तरीके से आती होगी, लेकिन मैं अभी आपको कहूं कि आप 5-7 चुनौतियां बताओ तो आप क्विक बता सकते हो क्या? अगर इस कंडीशन में अपन नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी दिक्कत है ना, तो वो थोड़ी सी फॉल्ट क्यों रखे। मुझे मालूम है कि आपको चीजें ये बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इन चीजों को, लेकिन थोड़ी भी पढ़ने की जरूरत है तो ये बैकलॉग क्यों रखे, ये पूरा निकालते हुए चले ना। जब एग्जामिनेशन हॉल में हमारे सामने क्वेश्चन आए तो ऐसा ना लगे कि 50-50 चांस है या फिर 70-30 चांस है, पूरे आउट ऑफ 100 के चांस रहे तो कितनी पॉजिटिविटी फील होती है ना। तो सारे पोर्शन हमारे टच किए हुए रहे, सारे शब्द हमें देखे लगे, ऐसा लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो मैं जस्ट कुछ मतलब ये क्वेश्चन तो जस्ट एज इट इज यही क्वेश्चन मैंने करा हुआ है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो हाई रहता है ना, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल का जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल रहता है ना वो अलग ही होता है। तो इस तरीके से चीजों को अपन सबको कवर करेंगे, चाहे कितनी भी आसान चीज को ना हो, कितनी भी मुश्किल चीज ना हो, कितनी भी मुश्किल टॉपिक क्या ना हो। तो अपन बातें बहुत हो गई, अपन शुरू करते हैं। देखो तो क्या देखेंगे अपन, हिंदी भाषा के शिक्षण की कुछ चुनौतियां देखेंगे हल्की सी, उसके बाद कुछ सहायक साधन देखेंगे, कौन कौन से जो अपने सहायक साधन है हिंदी में अपने इस्तेमाल होते हैं, जैसे अपने बोर्ड वगैरह, चार्ट वगैरह, शामपट, मतलब वही अपने शामपट वगैरह, इसको चौकपट भी कह सकते अपन, और कोई अपने जैसे कि अपने चित्र विस्तारक वगैरह हो गया। इस तरीके के कुछ लगभग है ना। अपने टीवी भी देखो, टीवी के बारे में देखेंगे, रेडियो के बारे में देखेंगे, ग्रामफोन के बारे में, लिंगवा फोन के बारे में, भाषा प्रयोगशाला के बारे में। इस तरीके से लगभग अपन है ना हल्के हल्के से जो बार बार जिक्र आता है ना उनको लगभग अपन 12-13 टॉपिक्स ऐसे होंगे, 12-13 ऐसे सहायक साधन होंगे हिंदी के, उनके बारे में पढ़ लेंगे। और थर्डली अपन देख लेंगे थोड़ा सा निदानात्मक और उपचारात्मक के बारे में, वही अपने डायग्नोस के बारे में, और दूसरा अपने एक डायग्नोस और एक और क्या कहते हैं रेमेडियल सॉरी उपचारात्मक आ गया मेरे को। तो डायग्नोस करना और रेमेडियल करना, हाँ यही कहते हैं ना अपन अंग्रेजी में। तो इन तीनों टॉपिक को कवर करने वाले अपन सबसे पहले चुनौतियों को देखेंगे, कौन सी चुनौतियां आती है अपने, फिर सहायक साधनों के बारे में कवर कर लेंगे, कौन कौन से सहायक साधन है, कौन कौन से हेल्पिंग टूल्स है जिसको अपन हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में अपन थोड़ा सा कवर कर लेंगे उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण के बारे में। लास्ट वाला टॉपिक थोड़ा सा अपने वजनदार टॉपिक है, बाकी ये शुरुआत 2 टॉपिक तो बहुत चले, बहुत हल्के से फटाफट से अपन शुरू करते हैं और क्विक तरीके से देखते हैं। देखो हिंदी भाषा की शिक्षण की चुनौतियां क्या क्या दिक्कतें आती है जब आप हिंदी पढ़ते हो। तो पहली दिक्कत तो आती है कि देखो रुचि नहीं लेते। कुछ 5-7 टॉपिक है, कुछ 5 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है, आसानी से पढ़ लेंगे। पहले तो अपने अभिरुचि, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट लेते ही नहीं। और देखो ये तो मैंने डिटेल लिखी हुई, इतना अपने जाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे अहिंदी प्रदेश है, वहां पे अपने रुचि नहीं लेते हिंदी पढ़ने में। एक जिक्र आता है अपने श्री राम कोई अपने नेता लोग वगैरह, ये भी अपने हिंदी में ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं। आजकल लोग अंग्रेजी में बोलना ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अंग्रेजी में बोलने को। भाषण वगैरह देंगे तो इंग्लिश में देंगे, तो हिंदी के प्रति रुचि नहीं रही आजकल। तो ये इसके बेसिक से थोड़ी सी समस्या है। जैसे श्री कामराज एक कोई नेता वगैरह का जिक्र आता है और उन्होंने कोई ऐसा कुछ विचार वगैरह व्यक्त करा था। थोड़ा सा मैंने यहाँ मेंशन करा हुआ कि श्री कामराज ने भ्रामक विचारों ने इस समस्या को जटिल बना दिया कि नेता लोग वगैरह भी हिंदी में इंटरेस्ट नहीं लेते, अपने हिंदी में रुचि की कमी कुल मिलाकर के। थोड़ा अपन देखिए तो एक अनिश्चित रूप है हिंदी का। हमारी हिंदी ना थोड़ी क्या कहें, मतलब बिल्कुल एकदम निश्चित नहीं है, बिल्कुल एकदम स्पेसिफाई नहीं, अनिश्चित रूप है। कभी किसी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव आ गया, कभी किसी भाषा का प्रभाव आ गया, किसी बोली का प्रभाव आ गया। तो हिंदी ना थोड़ी मिला जुला रूप है, तो अनिश्चित रूप है इसमें। तो भाषा के रूप में विषय के 3 दल है। जो पहला है वो कहता है कि हिंदी संस्कृत के आधार पर विकसित हुई। जो दूसरा दल है वो कहता है कि हिंदी प्रादेशिक व देश विदेश की भाषाओं से लेकर के बनी है। और जो तीसरा दल है वो कहता है, उस विचारधारा के लोग समन्वयवादी विचारधारा के लोग हैं, और उनका कहना है कि हिंदी अपने निश्चित क्रम से विकसित हो रही है, उसको उस रूप में विकसित होने देना चाहिए। इस तरीके से हिंदी के रूप को लेकर बहुत ज्यादा वाद विवाद है। कोई कहता संस्कृत चाहिए, कोई कहता देश विदेश की भाषा से बहुत ज्यादा प्रभावित है, दूसरा समन्वयवादी कह देता कि नहीं ये तो दोनों का मिला जुला रूप है। आजकल है ना
संस्कृत के शब्द भी हिंदी में देखने को मिलते हैं, तो वहीं अपने अंग्रेजी के कोई विदेशी भाषा को ट्रेन शब्द देखने को मिलता है, तो वहीं ऊष्ट शब्द भी देखने को मिलता है। तो मिला जुला रूप है। थोड़ा सा ये भी इसके रूप को लेकर भी थोड़ी कठिनाई है। तो ये अपने कुछ बेसिक से ना हिंदी की कुछ चुनौतियां हो जाती हैं। उसके बाद है ना शिक्षण प्रणाली का अभाव है। एक तो पढ़ाने वाले सही से पढ़ा नहीं सकते। पहले तो अपने हिंदी भाषी प्रदेश है, वहाँ पहली दूसरी कक्षा में ही बच्चों को हिंदी से इंट्रोड्यूस कराना है कि नहीं कराना है ये पता ही नहीं है उनको। तो पहली और दूसरी में मौखिक भाषा की शिक्षा होनी चाहिए। वहाँ पे हिंदी प्रदेशों में पहली दूसरी में मौखिक भाषा की शिक्षा के रूप में हिंदी को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। हिंदी छात्रों की कक्षा में 1 व 2 में मौखिक भाषा की शिक्षा होनी चाहिए। 3 में हिंदी ध्वनियों का ज्ञान आरंभ कर देना चाहिए। यानी थोड़ा सा आप हिंदी को थोड़ा मतलब इतना मौखिक कहने का तात्पर्य यह है कि पहली और दूसरी में आप थोड़ा सा उनको है ना क्लोज लेके आओ हिंदी के। उसके बाद तीसरी में आते हैं तो थोड़ा सा और ज्यादा उनको हिंदी की ध्वनियों से अवगत कराओ। इस तरीके से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है, इतने नॉलेजेबल टीचर मिल नहीं पाते हैं। दूसरा व्याकरण की भी जटिलता है। हिंदी में व्याकरण की क्या जटिलता है देखो, इसमें ना बहुत सारे शब्द ऐसे जिनको एकदम पास में साउंड पर पास में बोला जाता है। जैसे कि अपने ड है, न है, श है, क्ष है, री है। कोई चाहिए लिखता है तो कोई चाहिए लिखता है। फिर उसके बाद अनुस्वार है, विसर्ग है, हलंत है। इनको बोलने में थोड़ी कठिनाई आती है। थोड़ा सा अगर शब्द बदल जाए ना तो उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। जैसे अकल का शकल बन जाता है। अगर इसका थोड़ा सा अपना शब्द चेंज कर दिया तो पूरा सेंस बदल जाता है। उसके बाद शब्द रचना भी इसमें जटिल है, लिंग भेद वगैरह जटिल है। जैसे कि उसका देखो, इसमें शब्द रचना जटिल ये ठीक है, लेकिन लिंग भेद कैसे समस्या है कि उसका आत्मा कहे कि उसकी आत्मा कहे। मतलब कि आत्मा को अपन पुल्लिंग माने या स्त्रीलिंग माने। मतलब कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जहां अपने लिंग को लेकर समस्या है। अपन आत्मा को अपन क्या कहते हैं, आप क्या कहते हो आत्मा को? उसकी आत्मा। हाँ देखो, जनरली अपन उसकी आत्मा ही कहते हैं ना, और उसका आत्मा तो नहीं कहते हैं। लेकिन फिर भी लिंग भेद को लेकर भी यहाँ पे थोड़ी सी समस्या देखने को मिलती है। बस उसके बाद अपने वाक्य रचना को कोई नियम नहीं है। आप घर आ रहे हो क्या, आप इस तरीके से भी कह सकते हो। स्कूल जा रहे हो क्या स्कूल, तुम किसी भी तरीके से आगे पीछे घुमा के कह सकते हैं। अंग्रेजी में तो ऐसा नहीं होता है। उसके बाद व्याकरण की अनेक रूपता और अनिश्चित, मतलब व्याकरण इसमें बहुत ज्यादा मॉडिफाई। देखो पहले अ था, फिर अ आया। अब देखो है ना, हिंदी में देखो ओ शब्द लिखा हुआ रहता है ना अपने कॉलेज में, जो ओ आता है, अब वो भी अपने स्वर की कैटेगरी में आने लग गया। यानी हमारे बहुत सारे ना अनिश्चित है हमारे हिंदी का रूप। बहुत सारे शब्द और आकर जुड़ने लगे, तो हमारा ना जो स्वरों का जो विस्तार था वो और होने लग गया। उसको अन्य समस्या है कि क्षेत्रीय भाषा को कितना प्रभाव है, उस पर शब्दों का ज्ञान कराना। तो ये बेसिक सामने थोड़ा सा ना हिंदी भाषा की चुनौतियां देख ली। क्या क्या चुनौतियां देखी अपने? बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट, जो मूल देखिए ना, जो मेन थीम है उनको अपन पहले रिवाइज करते हैं। देखो आपको भी चीजों को याद करते हो और होल्ड करते हुए जाना है। आप इतना टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो ना, तो मैं नहीं चाहती कि आप जब ये पूरा सेशन खत्म करें ना तो आपको ये ना लगे कि आपने कुछ अचीव नहीं करा। ऐसा फील होना चाहिए कि हमने कुछ गेन कर लिया है, कुछ सीख लिया है। तो अपन देखे ना, तो क्या देखा अपनों हिंदी की क्या चुनौती होती है? बेसिक चुनौतियां देखी अपनों कि अपने व्याकरण का इसका रूप है ना बहुत ज्यादा अनिश्चित सा रूप है। कैसे? ना तो हमें जो एक जैसे शब्द जैसे कि ण है, र है, मतलब कि जो री ऋषि है, उसके बाद री, मतलब कि जो अलग अलग जो एक जैसे शब्द आते हैं सबका जो 5वां वर्ण, उनको बोलने में बहुत दिक्कत आती है। उसके बाद विसर्ग वगैरह बोलने में दिक्कत आती है हमको। उसके बाद चाहिए और अलग अलग तरीके से लिखते हैं इसको, इसमें दिक्कत आ जाती है हमें। उसके बाद और ये व्याकरण की कुछ जटिलता है, लिंग वगैरह में दिक्कत आती है। शब्द रचना जटिल है इसकी, वाक्य रचना इसकी जटिल है। इस तरीके से व्याकरण के बारे में देखा। थोड़ा सा हमने देखा कि और बेसिक जानकारी देखी, टीचर वगैरह नहीं मिल पाते। उसके बाद है ना रुचि वगैरह नहीं है लोगों की इसमें। थोड़ा सा वापस से देखे ना तो इसका रूप जो अनिश्चित माना जाता है। पहली वाली कैटेगरी कहते हैं संस्कृत से लेके, दूसरी कैटेगरी कहती है संस्कृत से नहीं है तो विदेशों की भाषा का मिक्सचर मानी जाती है। इस तरीके की इसका रूप है ना अनिश्चित माना जा रहा है। और थोड़ा सा अपने मतलब कि यही अपने कि इसका जो रूप है वो अनिश्चित है। तो इस तरीके से इसका रूप अनिश्चित है। इसकी ग्रामर को लेकर डिफिकल्टीज है, इसकी टीचर वगैरह नहीं मिल पाते, इसमें रुचि वगैरह का अभाव है। तो इस तरीके से कुछ मोटा मोटी अपनों ने कुछ इसकी कमियां देखी। तो कुछ यही कमियां थी अपने कि यहाँ अपने पाठ्यपुस्तक देखो, अपनी किताबों का अभाव, ये हल्की हल्की जानकारी है तो मैं इतना माइंड नहीं करना है। शिक्षण प्रणाली का अभाव है, जो बेसिक से थोड़ी देखने की जानकारी थी वो यही थी अपने अनिश्चित रूप है। कैसे तो तीनों मत बताने थे। उसके बाद ये तीनों अपने को व्याकरण के बारे में थोड़ी जानकारी देनी थी कि कैसे इसका व्याकरण थोड़ा सा अनिश्चित सा है। और हल्की फुल्की जानकारी तो अपने को पता है कि टीचर नहीं है, ना किताबें हैं अपने पास, ना प्रणाली है, कुछ भी नहीं अपने पास, और ना ही रुचि है। तो इस तरीके से अपनों ने हिंदी भाषा की पूरी चुनौतियों को कवर कर लिया। अब वापस से एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लिया। क्या देखा आपने? यहाँ देखा आपने कुछ 6 टॉपिक को कवर करा, 5 टॉपिक को कवर करा। व्याकरण इसकी थोड़ी अनिश्चित सी, क्योंकि पता ही नहीं चलता हमें, इतनी सारी अनिश्चितता पहले गिना दी अपनों ने। दूसरी अनिश्चितता इसमें ना इसके रूप को लेकर के, उसके बाद टीचर नहीं मिल पाते, ना किताबें मिल पाती, ना रुचि मिल पाती, ना किसी का अपना इंटरेस्ट डेवलप हो पाता है इसमें। तो इस तरीके से इसमें ना ही अपनी शिक्षण प्रणाली अच्छी, तो ये इसकी कुछ कमी आ गई। अब अपन देखेंगे ना सहायक सामग्री और उनके उपयोग के बारे में। अब अपन आ गए सेकेंड वाले पोर्शन, और मे भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा ना। हाँ, तो अब आ गए अपन सहायक सामग्री। क्या देखना है इसमें? कुछ लगभग 12-13 से कुछ अपन सहायक सामग्रियों के बारे में देखेंगे, जो अपने जनरली बार बार इस्तेमाल आती है। जैसे अपने बोर्ड वगैरह हो गया, बुलेटिन, अपने शामपट वगैरह हो गया, चार्ट वगैरह हो गया, चित्र विस्तारक वगैरह हो गया, और जादू की लालटेन तो यहाँ डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन फिर भी जादू की लालटेन भी एक सहायक सामग्री होती है।
उसके बाद अपने कुछ जैसे कि अपने ग्रामोफोन हो गया, लिंगवा फोन हो गया, भाषा प्रयोगशाला हो गई, और उसके बाद अपने मॉडल वगैरह हो गया, उसके बाद अपने रेडियो हो गया, उसके बाद टीवी वगैरह हो गया। तो मोटा मोटी थोड़ी सी इनकी कुछ कुछ आवश्यक जानकारी होगी ना, कुछ मेन, जैसे अपने ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, स्लाइड हो गया, तो ये इनको अपन ना थोड़ा कवर करते चलेंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए हमें कि इनके बारे में कोई जानकारी ऐसी है जो मैं नहीं पता हो। देखो नाम तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं जानती हूँ, आपको भी अच्छे से पता है, मुझे भी अच्छे से पता है, लेकिन इनके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ हमारी चूक रह रही हो, जहाँ दिक्कत हो रही हो, और एग्जाम में अपन जिसमें अपन थोड़ा सा अपन पीछे पीछे मतलब पीछे धकेले जा सकते हैं इस कमी के कारण, 1 नंबर हमारा जा सकता है। तो सरल सी चीजें तो क्यों इसको अपन जाने दे, है ना। तो पूरा अपन जब ये आधी दूधी हमारी कंट्रोल में है ही सही, तो क्यों ना अपन इसको अपन पूरे अपने आगोश में ले ले, तो पूरी तरीके से इसको अपना बना ले। तो यहाँ देख लेते अपन सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में। देखिए कौन कौन सी, देखिए अपने एक पाठ्य पुस्तक, देखो मैंने ट्रिकी तरीके से लिख दी ताकि अपने चीजें ना थोड़ी होल्ड हो जाए कि कौन कौन सी पढ़नी है हमें, क्या पढ़नी है अपने। एक तो पीसी पढ़नी है, पीएससी पढ़नी है, उसके बाद अपने एफपी और एसजीटी यानी अपने एफपी एसजीटी, उसके बाद बीएलटीसीपी यानी बलम। देखो नहीं बलम तो नहीं हो रहा, बलट हो रहा, पलट से अपने बलट ध्यान रखना ना, बलट और सीपी कब पलट। देखो आप कहते हो ना कब पलट दे, तो यहाँ है ना बलट दे कब, तो यहाँ आपने क्या बलट कब, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अपने एफपी और एसजीटी, और यहाँ अपन बना सकते हैं ना एफपी बस, एफपी और एसजीटी सजदा एफबी, चलो एफबी और सजा, हाँ एफबी है ना अपनी सजा, एफबी आपको सजा देगी, एफपी सजा एफपी सजत एफपी सजत, ठीक है। अपने एफबी से सजग रहना चाहिए, चलो यानी फेसबुक से अपने को सजग रहना चाहिए, तो एफपी उसका सजत, तो अपने को सजग की जगह सजत ध्यान रखना है, तो एफपी से अपने को सजत रहना चाहिए। थोड़ा सा दोनों में गलत है, तो कुछ चीजें ऐसे ना हमें याद रहती है, तो हमें ना क्या बोलना है कि एफबी यानी फेसबुक से हमें सजग रहना है, ये सोशल मीडिया बहुत हार्मफुल होता है, तो दोनों ही शब्द अपने को गलत बोलना है, एफबी बोलना है और सजत बोलना है, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ आ जाता है अपने पीसी आ जाता है, मतलब अपने कंप्यूटर आ जाता है पीसी, तो पीएससी यानी एससी, यानी देखो कंप्यूटर की भी कास्ट डिसाइड कर दी अपने क्या, क्यों पीसी कौन से एससी कास्ट का है, एससी का कंप्यूटर पी यानी पीसी अपना पीसी, ये पीसी और ये एससी, देखो अपने ये कंप्यूटर है ना एससी कास्ट का। बस हमें चीजें तो होल्ड ही तो रखनी है, देखो चीजों को याद करना बहुत चुटकियों का खेल होता है, बस चीजों को थोड़ा सा अपन ट्रिकी तरीके से देख रहे हैं, थोड़ा सा माइंड ओपन करके रखिए, चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती है। चीजों को क्या करना है, देखो सोच के देखो, आपको कुछ 5-7 पन्ने बस अपने दिमाग में याद रखने कैसे भी करिए, उनको आप थोड़ा सा ट्रिक बना लो, थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से फ्रेमवर्क, मतलब कुछ चित्र वगैरह बना ले, या फिर कुछ ऐसा कुछ ऐसी कोई लाइन वगैरह अपन जोड़ ले, तो चीजें क्यों याद नहीं रहेगी। अपने हमें क्या करना है, अपने माइंड के नेचर को समझना है कि माइंड को याद कैसे होता है, चीजें याद कैसे होती है, वरना तो रटते जाओ आप बहुत कितनी बार रट लो, है ना। तो चीजों को अपन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे। तो क्या देखा आप लोगों ने, कुछ सहायक सामग्री के बारे में देखा, क्या देखा आपने देखा क्या आपका जो पीएससी कास्ट का कोई अपने पीएससी मतलब कि अपने एससी कास्ट का कंप्यूटर अपने पीसी, उसके बाद दोनों ही गलत बोल रहे हैं, तो एफपी आ जाता है, उसका सज्जता आ जाता है। और लास्ट आप लोगों ने देखा इसके बारे में पलट कब को पलटना था ना अपने को, तो पलट कब के बारे में अब ये चीजें क्या होंगी फटाफट से याद हो जाएगी। देखो अपन देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक, इसमें पीछे अपने देखा पाठ्य पुस्तक के बारे में देखा, तो पाठ्य पुस्तक के बारे में देखा कि किताब के बारे में क्या देखना है, कितने पेज देखने हैं। देखो किताब के बारे में आपको हमें देखना है ना, किताब को यहाँ तक देखना है, सहायक पुस्तक तक लगभग अपने पाठ्य पुस्तक का चयन वगैरह। हाँ, तो पाठ्य पुस्तक के बारे में हम लोग को 2 पेज कवर करने। अब 2 पेजेस में से क्या जानकारी है जिसको अपने को कवर करना है, तो बेसिक जानकारी है क्या कि यहाँ तो है ना कुछ सामान्य से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है पाठ्य पुस्तक को लेकर कि इसके मतलब इसकी परिभाषा वगैरह क्या है, तो इसके देन इसके उद्देश्य बताए जाते हैं, फिर इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, इसके एक सेकंड है ना कि इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं पाठ्य पुस्तक के। हाँ, पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। देन अपन देखेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रकारों के बारे में कि पाठ्य पुस्तक के प्रकार कितने हो सकते हैं, हल्का मोटा मोटी प्रकार देख लेंगे, फिर प्रकार को थोड़ी सी डिटेल देख लेंगे। उसके बाद इसके गुण देख लेंगे अपन कि इसके गुण क्या हो सकते हैं किताबों के। जब अपन किताबों के प्रकार देखते हैं तो किताबों के गुण भी तो देख लेंगे अपन, किताबों के गुण देख लेंगे। उसके बाद देन अपन देखेंगे पाठ्य पुस्तकों का अगर आपको चयन करना हो तो किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, किन बातों को ध्यान। पाठ्य पुस्तक के कुछ दोष देखेंगे, चयन पाठ्य पुस्तक का चयन करते वक्त क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे। उसके बाद पाठ्य पुस्तकों के दोषों को देख लेंगे अपन, तो यही अपन गुण दोष इसके प्रकार तो क्या देखेंगे अपन, कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन देखेंगे, कुछ थोड़ा सा इसके बारे में कुछ सामान्य से जानकारी देंगे, परिभाषा के बारे में, देन इसके उद्देश्यों के बारे में, देन अपन देखेंगे इसके प्रकारों के बारे में, देन इसके प्रकार देखेंगे, उसके बाद इसके गुण देखेंगे, इसके दोष देखेंगे, उसके बाद चयन देखेंगे। तो किसको देखने वाले गुण दोष तो ठीक है अपने, परिभाषाएं उद्देश्य और प्रकार, ठीक है, परिभाषा उद्देश्य प्रकार
और चयन, परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार और चयन। तो किस किस को कवर करने वाले हैं? परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार व चयन। परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार व चयन। तो आप करने वाले हो ना पीसी, पीसी। बस हमने को ध्यान रखना है, पू ध्यान रखना है, यानी पू लिखा हुआ और पीसी लिखा हुआ है, यानी अपने कंप्यूटर लिखा हुआ और आगे के लिखा हुआ पू। पूछो कंप्यूटर से, जो पूछना पूछो, सबका जवाब दे देगा। लास्ट टाइम 2 बातें ध्यान रखिए, गुण दोष, बस इतना ध्यान रखना ना। पीछे अपने परिभाषा देख लेते कौन क्या क्या, थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाए। गुड कहते हैं कि ये ना निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई किताब को ही तो पाठ्य पुस्तक कहते हैं। गुड, बहुत अच्छी परिभाषा दी है, मैं चुटकियों में याद होगी कि निश्चित विषय पर जो आप व्यवस्थित ढंग से किताब लिखते हो ना, वही किताब कहलाती है। उसके बाद क्रॉन बेक क्या कहते हैं कि प्राय अप्रोड, ये बेक कहते हैं, ये कौन कहता है? इतनी गंदी परिभाषा किसने दी? इतनी गंदी परिभाषा मैंने दी। क्या परिभाषा? अप्रोड बच्चों के लिए, कि जो बच्चे परिपक्व नहीं होते ना, उनके लिए जो किसी ने लिख दी ना, वही किताब कहलाती है। तो बस हल्की से अपनी परिभाषा आ जाती है। और अपने एक गुडे के द्वारा बहुत अच्छे से परिभाषा के कोई अवस्थित सी चीजें उसको कि निश्चित विषय पर, किसी निश्चित विषय पर अगर व्यवस्थित ढंग से तुमने कुछ लिख दिया, वो किताब कहलाएगी। गुडे के द्वारा हल्की सी परिभाषा अपने किसने दी थी गंदी परिभाषा? कि अप्रोड बच्चों के लिए जो किताब अप्रोड बच्चों के लिए जो लिख दी, वो किताब कहलाने लग जाएगी। तो इस तरीके से 2 परिभाषा अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद इसके उद्देश्यों के बारे में ध्यान रखना है, इसके क्या क्या एम होते हैं। देखो एम को अपन थोड़ा ट्रिकी तरीके से ध्यान रखेंगे। किताब के क्या एम होते हैं आप जानते हैं, मुझे मालूम है, आपको ये सब पता है। जिससे कल्पना शक्ति आपको नहीं पता है क्या? पता है, लेकिन थोड़ा सा चीजों को ना अपन व्यवस्थित करेंगे, अरेंज करेंगे, ताकि चीजें अगर आपको रिवाइज करनी हो तो आप सिर्फ इतना बोलो, क्या बोलो आप? काश जीबी यानी वो, काश वो जीबी रखता मेरे लिए, मतलब मेरे पूरा डाटा पैक खत्म कर दिया उसने, अब मैं क्या इस्तेमाल करूँ? तो काश वो मेरे लिए थोड़ी सी जीबी रख देता, थोड़ी सी एमबी रख देता, ताकि मैं भी इस्तेमाल कर पाती। बस इतना सा, यही तो इसके पूरे उद्देश्य है। बस इतना सा बोलो और सारे उद्देश्य रिवाइज हो जाए तो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ देखा अपन तो किसके बारे में बताया? काश जीबी के बारे में। के से अपने कल्पना शक्ति हो जाता है, बी एस से अपने, ऐसे मतलब कि इसकी ऐसे हो जाता है इसकी विषय, ऐसे इसकी ना सीमा, ऐसे अपन क्या देख सकते हैं? हाँ, कि ज्ञान की सीमा को बढ़ाती है अपने, ऐसे नहीं शैली, ठीक है। ऐसे इसकी शैली की विभिन्नता, ये नहीं, इसमें अपने को अलग अलग तरीके से लिखना आता है अगर ये पढ़ते हैं अपन। उसके बाद वी से आ जाता है अपने विषय की विविधता, ये अलग अलग विषय के बारे में हमें अवगत कराती है, अलग अलग मुद्दों के बारे में हमें बताती है। उसके बाद वी से और आ जाता है, एक वी से एक और जानकारी जाती है, व्यवहारिक तभी आती है वी से। उसके बाद जी से क्या जाता है? जी से अपने, जी से है ना, जी से आता है इसमें ज्ञान, हाँ ज्ञान, देखो जी से आपके ज्ञान को बढ़ाती है। बी से क्या जाता है? बी से अपने भाषा के सांस्कृतिक लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। तो देखो आपको भी बिना देखे बोलना है, ठीक है? और मैं देख रही हूँ, आप बिल्कुल आंखें बंद करके बोलोगे मेरे साथ क्या क्या। देखो मेरा मकसद है कि आपको चीजें याद हो। मैं नहीं चाहती कि आप इतना समय वेस्ट करें और चीजें आपको याद नहीं हो। आपको चीजें याद होनी चाहिए, तब जाके मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा, फुलफिल होगा, है ना? तो क्या देखा आपने? बोलो मेरे साथ, क्या देखा आपने? यहाँ देखा ना आपको, काश आ जाता है, जीबी आ जाता है, वी आ जाता है। काश वो जीबी रखता तो अपने केस आ जाता है कल्पना वगैरह, वी से आ जाता है आपकी व्यवहारिकता, किताबें क्या होती है? व्यवहारिक होती है। एक और अपने वी से क्या देखा था? वी से नहीं, काश है ना, तो ऐसे अपने शैली देखा था पहले तो, किताब कल्पना वगैरह, उसके बाद शैली वगैरह, उसके बाद अपने वी देखा व्यवहारिकता वगैरह पाई जाती है इसमें। वी से एक और जानकारी देखी थी ना अपने, वी से व्यवहारिकता के अलावा। तो चलो थोड़ा सा पोज रखते हैं, जो नहीं याद है ना तो डिप्रेस्ड नहीं होना है, माइंड को फ्रीली रखना है। कोई चीज मिस हो गई तो कोई बात नहीं, फिर वापस देख लेंगे 1 मिनट के लिए अपन, लेकिन अपने माइंड को इतना डिप्रेस्ड क्यों करें? क्या था उसी के पीछे अपन 1% के पीछे अपन 99% को क्यों जाने दे? तो अपने काश आ जाता है, उसका वी आ जाता है, उसका जी भी आ जाता है, जिसे मतलब ज्ञान को विस्तार करती है। बी से मतलब कि भाषा को सांस्कृतिक रूप में ले जाती है। अब देखो एक ही याद नहीं है ना अपने को, तो जी से क्या जाता है? वी से व्यवहारिकता देखा आपने, वी से विषय, बस विषय तो भूले थे अपन के, विषय अलग अलग विषय के बारे में हमको अवगत कराती है। तो ये अपने 2 पॉइंट तो कवर कर ही लिए, और दोनों तो कवर करी, परिभाषाएं और उद्देश्य। अब देखना पीसी प्रकार के बारे में और इसके चयन करते वक्त क्या क्या ध्यान रखता है। तो परिभाषा किताबों के 2 प्रकार हो सकते हैं। कौन से? एक तो सूक्ष्म, एकदम गहराई से अध्ययन करोगे किताब में। सूक्ष्म अध्ययन मतलब कि बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन, बारीकी से अध्ययन करोगे। विस्तृत मतलब बहुत मोटा मोटी अध्ययन करो। बहुत सारी, जब हम बहुत सारी चीजें देखते हैं ना तो बहुत सतही देखते हैं अपन, जब अपन थोड़ी चीजें देखने ना तो बहुत डेप्थ में जाके बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं अपन। तो आपको कैसे पढ़ना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें हमें बहुत सूक्ष्मता से पढ़नी चाहिए, बहुत सारी चीजें हमें ओवरऑल मोटा मोटी देखनी चाहिए। तो इसके सूक्ष्म अध्ययन की किताबें होती है जिनको गहराई से, इनको देख लेते हैं फटाफट से। तो इनकी किताबों के प्रकार सूक्ष्म अध्ययन वाली, उसको विस्तृत जिसको अपन ओवरऑल ब्रॉड तरीके से पढ़ते हैं। इन दोनों की कुछ इनकी ना कुछ अच्छी बातें होती है, तो उनको मतलब उनसे रिलेटेड कुछ बातें होती है, उसको कवर कर लेते हैं। सूक्ष्म अध्ययन के लिए क्या क्या आती है? गंभीरता से अध्ययन करते हैं, वही अपन बहुत गहराई से बाल की खाल निकाल रहे। सूक्ष्म गंभीरता से अध्ययन, शब्द भंडार, इतना गहराई से पढ़ोगे तो शब्द भंडार तो बढ़ना ही बढ़ना है। उसमें भाषा ज्ञान बढ़ता है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लोकोक्ति भंडार, ये सारी चीजें बढ़ेगी आपकी। भाषा है, ज्ञान है, भाषा ज्ञान है, उसका शब्द भंडार, लोकोक्ति भंडार वैसे ही बढ़ना, इतनी अच्छे से पढ़ोगे। प्रसंगों को स्पष्ट करना, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद इन्हें ही पाठ्य पुस्तकें कहते हैं, इन्हें ही घन पुस्तकें कहते हैं। हाँ, इन्हें ही पाठ्य पुस्तकें, इन्हें ही घन पुस्तकें कहते हैं, ठीक है। ये इनका दोनों उपनाम है। ज्ञान में वृद्धि करती है, लेखक और कवि के विचारों से आपको परिचय करते। तो ज्ञान और विचार क्या अलग है? तो ये दोनों अपनी मोटा मोटी की जानकारी, प्रसंग को स्पष्ट करती है। ये तीनों बातें तो एक ही घूम फिर के अपनी
ये दोनों बातें अपनी एक ही है ना। तो अपने सूक्ष्म अध्ययन के बारे में उन्होंने पुस्तकों के बारे में देख लिया। ये किताबें क्या करती है आपको, इन्हीं को पाठ्य पुस्तक कहते हैं, इन्हीं को सूक्ष्म अध्ययन की किताबें कहते हैं। ये आपके जो कवि वगैरह है उनको विचारों को स्पष्ट करती है, ये आपके ज्ञान को बढ़ाती है। ये अपना मोटा मोटी जानकारी देखी। और क्या देखा, इनको लेकर के अपने कुछ मोटा मोटी 4 जानकारी देखी थी कि किस किस को बढ़ाती है, आपके शब्दों को बढ़ाती है, आपके ज्ञान को बढ़ाती है, आपके लोकोक्तियों के ज्ञान को बढ़ाती है। और गंभीरता से अध्ययन करते हो तो गंभीरता से अध्ययन करते ये सारी जानकारी बढ़ी जाती है। अब इसको देखो, ये आपको कल तक याद रहेगा, आपको परसों तक याद रहेगा, लेकिन आपको 7 दिन बाद क्या याद रहेगा, ये याद रहेगा क्या कि यहाँ पे आ जाता है कि GS BPL और गांव आ जाता है। यानी GS में यानी सोशल साइंस में क्या करते हैं, BPL यानी BPL है, उस बाद गांव है, गांव किसको कहते हैं, BPL वाले परिवार किसको कहते हैं, ये सब है ना परिभाषा GS में आती है। तो GS में BPL भी आता है, गांव भी आते हैं। उसके बाद PG, उसके बाद अपने ना PG पोस्ट ग्रेजुएशन में अपन ये सारी चीजें पढ़ते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में अपन GS में क्या पढ़ते हैं, BPL के बारे में पढ़ते हैं, गाँव के बारे में पढ़ते हैं। तो PG से क्या देता है, पी से आपके देखो अपने को ऐसे देखने की जरूरत भी नहीं, पर फिर भी अपन देखते हुए चलते हैं। पी से प्रसंगों को स्पष्ट कर देता है, जी से आपकी ज्ञान में वृद्धि कर देता है। उसके बाद GS में फिर अपने ज्ञान में वृद्धि हो गई। उसके बाद अपने जी से एक और आ जाता है अपने गहन, इन्हीं को अपन गहन पुस्तक है, जिसे अपन इन्हीं को गहन पुस्तकों के नाम से जानते हैं। उसके बाद ऐसे बता दिया जाता है अपने शब्द भंडार में वृद्धि करती है। ऐसे देखो ऐसे शब्द थोड़े ना होगा, हाँ शब्द ऐसे अपने शब्द भंडार में वृद्धि करती है। बी से अपने भाषा ज्ञान को बढ़ाती है। पी से आपके प्रसंगों को स्पष्ट करती है। एल से आपके लोकोक्ति मुहावरों को स्पष्ट करती है। उसके बाद जी से अपने देख लिया वो ज्ञान के बारे में। उसके बाद वी से क्या जाता है, वी से बताया जाता है अपने इन्हीं को गहन वृद्धि। वी से वृद्धि ज्ञान में वृद्धि, जी हो गया अपने। और वी से अपने कवि व लेखक और कवि के विचार गंभीरता से अध्ययन करना। वी से क्या हो जाता है यार, चलो अपन वी को मिस रखते हैं। तो इस तरीके से अपने सूक्ष्म अध्ययन के बारे में वैसे ही ध्यान कर देख लिया। क्या देखा अपने, इसको अपने 3 तरीके से डिवाइड कर लिया। सूक्ष्म अध्ययन करोगे तो आपको वैसे ही सारा ज्ञान हो जाएगा। जैसे शब्दों का हो जाएगा, लोकोक्ति मुहावरों का हो जाएगा। उसके बाद शब्दों का है, लोकोक्ति मुहावरों का है। उसके बाद आपको गहनता से एक और क्या था अपने शब्द भंडार, भाषा का ज्ञान, भाषा का अच्छे शब्द लोकोक्ति मुहावरे का ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडली बताते हैं इसमें कि कवि के विचार हैं। उसके बाद आपका ज्ञान है, ये सब स्पष्ट होने। उसके बाद अपने प्रसंग स्पष्ट हो जाएगा, जो भी आप पढ़ रहे हो वो स्पष्ट हो जाएगा, ये सारी जानकारी। उसके बाद इसको है ना अपन अन्य नामों से भी जानते हैं। किसी को पाठ्य पुस्तक कहते हैं, इसी को अपन गहन अध्ययन वाली किताब कहते हैं, और गंभीरता से अध्ययन वगैरह। तो ये मोटा मोटी अपने जानकारी देख ली। इसके बाद उसके बाद विस्तृत अध्ययनार्थ किताबें, जो विस्तार से पढ़ने वाली किताबें होती है उनमें क्या होता है, अगर आप विस्तार से पढ़ते हो द्रुत पाठ वाली, आपको फटाफट पढ़ना होता है। उसके बाद सीखी हुई शब्दावली का उपयोग, आप इसमें जो शब्दावली सीखते हैं ना उसको फटाफट से आपने जो शब्दावली सीखी उसको उपयोग करते हैं। शब्द भंडार यहाँ पे पढ़ता है, यहाँ पे पढ़ता है। द्रुत गति से पढ़ने का अभ्यास, आपको जल्दी पढ़ना आता है और शीघ्रता से पढ़कर और जल्दी पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना आ जाता है। शब्दार्थ की स्पष्ट करना, उसकी व्याख्या करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। व्याख्या करोगे तो लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका उद्देश्य ही नहीं, इसका उद्देश्य ये कि आपको सिर्फ शब्दों का थोड़ा सा हल्का सा जिक्र मात्र पता हो, शब्दों के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताओ। इतनी व्याख्या करना, इतना ज्यादा इलेबोरेट करना इसका उद्देश्य होता भी नहीं। आवश्यकता पर शब्दकोश की सहायता ली जाती है। अगर आप फटाफट पढ़े ना, आप बहुत जल्दी में हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप माथा पीछे नहीं करो, फटाक से शब्दकोश लेके पता कर लोगे। तो क्या देखा, द्रुत गति से पढ़ते हो तो द्रुत गति से पढ़ना आता है, द्रुत गति से पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना आता है। इसकी हैबिट विकसित हो जाती है हमारे भीतर। आप है ना यहाँ पे ना व्याख्या पे ध्यान देते हो शब्दों की, ना शब्दार्थ पे ध्यान देते हो। जरूरत पड़ी तो आप डिक्शनरी वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हो। तो ये इसकी सामान्य जानकारी। और कुछ आए इसमें, द्रुत गति से पढ़कर अर्थ ग्रहण करते हो। शब्दावली, सीखी हुई शब्दावली, तो यहाँ पे कुछ शब्दकोश, हाँ तो एक और आ जाती है कि शब्दावली का उपयोग, जो आप जो फटाफट में जो शब्दावली सीखते हैं ना उसको उपयोग करना सीख जाते हो। तो कुछ हल्की सी जानकारी आती है यहाँ पे, है ना। तो इसका उद्देश्य ये नहीं होता है, अगर जरूरत पड़ती है तो आप शब्दकोश ले लेते हो। इससे इस तरीके से आप ना इसमें फटाफट पढ़ते समय कुछ शब्दावली इस तरीके से शब्दकोश इस्तेमाल करा ना, तो आपने कुछ शब्दों को पढ़ना सीख लिया। प्रकार भी उसके बाद इसको देखना था प्रकार। उसके बाद सी से इसको चयन के बारे में, गुण दोष तो अपन अलग से देखेंगे। उसके बाद इसके चयन के बारे में देखना था ना कि पाठ्य पुस्तकों का चयन कैसे करते अपन। तो चयन में अध्यापक को स्वतंत्रता होती है, यानी चयन कौन सी किताब टीचर पढ़ाएगा ये उस पर डिपेंड करता है। और जिस समिति द्वारा पाठ्यपुस्तक अनुमोदित की जाए उसमें अध्यापक भी प्रतिनिधित्व, जो किताब पढ़ाने वाला है कम से कम उसको तो आप जब किताब बना रहे हो उसको तो शामिल करो। तो अनुमोदन की प्रक्रिया में अपने अध्यापक की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उसके बाद शिक्षकों से विचाराधीन पुस्तक के विषय में मत लेना, शिक्षकों से बातचीत करोगे। बहुत शीघ्र नहीं बदलना चाहिए, 2-3 वर्ष तक प्रचलित, यानी किताबों को अगर आप सिलेबस वगैरह रखते हो ना तो 2-3 वर्ष तक आपको एक ही रखना चाहिए। उस पर टीचर को बहुत ज्यादा योगदान, मतलब टीचर को शामिल करो, टीचर से विचार लो, टीचर आजाद होना चाहिए। उसके बाद है ना ये बहुत जल्दी नहीं बदलो। उसके बाद लेखक को विषय का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक पृष्ठभूमि की जानकारी, जो भी वो लिख रहा है ना उसको उसके बारे में पूरी अच्छी जानकारी, जिस भाषा में पुस्तक है उसका बेहतर ज्ञान। उसके बाद कवियों के प्रतिनिधित्व पर दृष्टिकोण, किताबों में उनका जिक्र, समीक्षा विद्वानों और समीक्षकों से करवाओ। तो क्या जानकारी देखिए तुमने, यही कि अगर आप किताब ले रहे हो तो टीचर का मतलब टीचर को प्रतिनिधित्व दो, टीचर को स्वतंत्रता दो। उसके बाद बार बार मत बदलो। तो ये तो टीचर इधर क्या बताया, पूरा टीचर
टीचर, टीचर को प्रतिनिधित्व दो, उस समिति में टीचर को शामिल करो, टीचर को स्वतंत्रता होनी चाहिए, कौन सी किताब पढ़ानी उसको बीच में बता देते अपन कि यहाँ बताते अपन कि है ना ये बार बार नहीं बदलनी चाहिए। उसके बाद यहाँ अपन बताते हैं जो भी किताब लिख रहा है उसको अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक नॉलेज होना चाहिए उसको। उसके बाद जो भी अपन इसमें कवि वगैरह का जिक्र करो, उनकी समीक्षाएं करो, इसी तरीके की हल्की हल्की जानकारी देखिए। देखो शिक्षा शास्त्र क्या होता है कि इसको है ना इसी तरीके से पढ़ना होता है, समझ के आधार पर पढ़ना होता है। इसमें इतने फैक्ट नहीं है कि आप बता दो कि गेटोर में कि अपने जयपुर में गेटोर की छतरी है, उसके बाद पालीवाल ब्राह्मण की छतरी अपने यहाँ जैसलमेर में पाई जाती है, उसके बाद गोपाल अपने करौली में गोपाल पाल की छतरी पाई जाती है। इस तरीके से मुंसमान की अपने अलवर में पाई जाती है। इस तरीके की चीजें रटना नहीं होता है इसमें थोड़ा सा आपको है ना अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आना होता है। एक बार चीजें समझ आ गई ना तो कितनी भी चीजें एक साथ कलेक्ट हो जाएगी वो। तो बस ये थोड़ी सी चैन के बाद अब देखिए गुण और दोष देख ले इसके। तो गुण और दोष अपन देखते हैं, किताबों के गुण और दोष देखने अपने को। तो कुछ आंतरिक गुण होते हैं, कुछ बाह्य गुण होते हैं। थोड़ा सा अपन इसके किताबों के कुछ आंतरिक गुण और बाह्य गुण के अलावा देखो सहायक पुस्तक के गुण क्या हो सकते हैं, इसके दोष क्या होते हैं, किताबों के गुण और दोष देख लेते हैं। गुण क्या हो सकते हैं, विषय बोध शक्ति के अंतर्गत होता है ताकि रुचि आए। देखो आप जो भी पढ़ते हो ना आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, क्योंकि किताबों में अच्छे से चीजें समझा रखी होती है। तभी तो अपन कहते हैं एनसीईआरटी पढ़े, आरबीएससी पढ़े। किताबों में जाते हैं अपन है ना, गाइड को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो ये ना समझ आपकी रुचि डेवलप करती है समझ आधार पर। विषय में नैतिक संदेश होता है, क्योंकि आपको पढ़ाते पढ़ाते ये नैतिक बातें बता जाती हैं। और दिशा का संकेत होना चाहिए, मतलब कि किस दिशा, मतलब दिशा का संकेत मतलब कि इसमें ना आपके जीवन को सही दिशा देने का संकेत होना चाहिए। उसके बाद भाषा सरल बोलचाल से ऊपर हो, थोड़ी सी स्टैंडर्ड भाषा हो। उसके बाद शब्दावली सक्रिय शब्द भंडार का भाग है। इसकी जो शब्दावली होती है ना वो सक्रिय होती है, मतलब ऐसी होती है कि अपन एक बार पढ़े तो अपन भी इस्तेमाल करने लग जाए। भाषा के बजाय अर्थ पर ध्यान। सहायक किताबें देख लिया अपन, जो हेल्पिंग किताबें होती है ना, जो बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक होती है उनको लेकर के जो छोटी छोटी किताबें लिखी जाती है ना, सहायक किताबें जो आपको दूसरी किताब समझने में मदद करती है, उसके बारे में देख रहे अपन। भाषा के बजाय अर्थ पर ध्यान, तभी तो अपने दूसरी किताब लिखी। सहायक हेल्पिंग किताब लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उसमें अर्थ समझ नहीं आ रहा था। लघु सिद्धांत कौमुदी में अर्थ समझ नहीं आता, इतनी बड़ी किताब है तो उसको लेकर के बहुत सारी टीकाएं लिखी हुई, तो वो इसकी वजह से ही तो क्या आपका अर्थ समझ आ जाए, है ना। लेकिन फिर भी उसकी भाषा थोड़ी ठीक होनी चाहिए, थोड़ी बोलचाल से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद वाक्य योजना सरल हुई, अपनी सरल होनी चाहिए। वाक्यों की लंबाई का ध्यान रखा जाए, बहुत ज्यादा लंबे लंबे वाक्य ना हो। सहायक पुस्तकों में लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। अभ्यास कार्य का निर्देश, इसमें थोड़ी सी अपने ना प्रैक्टिस वगैरह भी होनी चाहिए। योग्यता विस्तार हेतु अग्रिम अध्ययन की दिशा, अग्रिम अध्ययन का दिशा निर्देश, मतलब योग्यता विस्तार हेतु अग्रिम अध्ययन का दिशा निर्देश की दिशा तैयार करें। मतलब आगे अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अगर जो भी अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे, अगले साल पढ़ेंगे, मतलब अगली बार पढ़ेंगे ना, उसका बेस तैयार होना चाहिए इसमें। तो अग्रिम अध्ययन की दिशा तैयार होनी चाहिए। तो जो सहायक किताबें होती है ना उसकी क्या क्या होती है, उसमें क्या क्या बातें अच्छी होती है कि आपको है ना सहायक किताबें इस अर्थ को समझाने के लिए होती है। मोटा मोटी आप क्या समझे फिर अपन सारे देखेंगे कि आपके अर्थ को समझाने के लिए होती है। इसमें वाक्य ज्यादा बड़े नहीं होते, इसमें ना इसमें अपने को ये ध्यान रखना होता है कि इसमें मतलब वही वाक्य ज्यादा बड़े ना हो, इसमें अर्थपूर्ण चीजों को समझाया जाता है। और उसके बाद इसमें ना वाक्य रचना कठिन नहीं होती। तो इस तरीके की जानकारी, हल्के हल्की जानकारी। उसके बाद रुचि पैदा कर दे आपको। उसके बाद दिशा का, उसके बाद भाषा, हाँ इसकी भाषा सरल हो, शब्दावली सक्रिय हो, भाषा के बजाय अर्थ पर ध्यान होती है। मोटी मोटी जानकारी क्या है, इसकी भाषा सरल है, इसकी शब्द, भाषा के जो शब्द है वो तक सरल होने चाहिए। उसके बाद आपके वाक्य वही अपनी शब्द है, उसके बाद वाक्य है, उसके बाद भाषा है, मतलब अलग अलग के बारे में। और उसके बाद अपनी इसमें रुचि आए, इसमें नैतिकता, जैसे कि अपनी रुचि वगैरह, इसमें नैतिक संदेश वगैरह हो, तो ये जानकारी। उसके बाद अपने आ गया ना, बस इतनी ही जानकारी। उसके बाद इसमें अभ्यास कार्य वगैरह होने चाहिए, इसमें अभ्यास कार्य वगैरह होने चाहिए। तो ये मोटा मोटी अपने क्या जानकारी देखी, इसके बारे में देखा कि इसमें ना शब्द सरल होने चाहिए, वाक्य सरल होने चाहिए, इसकी भाषा अर्थ आपको मतलब कि अर्थ क्लियर करवा दे। उसके बाद ये आपको रुचि पैदा करने में मदद कर दे, ये किताबें आपकी रुचि पैदा करने में मदद कर दे। उसके बाद इसमें अभ्यास कार्य वगैरह होना चाहिए। उसके बाद ये अपने सरल होने चाहिए, नैतिक, रुचि के साथ साथ नैतिकता भी होनी चाहिए इसमें। तो जानकारी इसको अपन ट्रिकी तरीके से देखें तो आर्यन और रानी डबजा सावन, रानी थोड़ी डबजा और सावन आने ही वाला है, तुम्हें है ना, तुम्हें सावन का मौसम बहुत पसंद है ना, इसी वजह से तुम हम पे कर लगा रही हो ना कि हाँ कि तुम्हारी जैसे कि अपन थोड़ा सा इसको ट्रिकी तरीके से देखें, हाँ कि रानी इतना परेशान मत लो, मान लो वो है ना गुस्से में आके सब पे टैक्स लगाई जा रही कि सावन का मौसम नहीं आया तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब तक बारिश क्यों नहीं, तो है ना मैं अपना गुस्सा तुम पे निकालने वाली हूँ, तो प्रजा पे बहुत अनावश्यक कर लगा रही है, मतलब बौखला जा रही हो, तो बौखलाई जा रही। तो अपन रानी को सलाह दे रहे कि रानी थोड़ी सी ढप जाओ, इतना हमें प्रताड़ित थोड़ा, तुम खुद भी परेशान मत, तुम्हारा जो फेवरेट मौसम है बस आने वाला है, इस बार बारिश थोड़ी लेट होगी तो सावन थोड़ा लेट आएगा। इस तरीके से कुछ भी चीजों को अरेंज करना है, लेकिन चीजों को याद रखना है। आर्ट से मतलब कि इसमें आर्ट से मतलब रुचि आ जाता है, इनसे नैतिकता आ जाता है, डी से अपने दिशा का संकेत आ जाता है, और बी से अपने भाषा सरल आ जाता है, उसके बाद एस से अपने शब्दावली सक्रिय आ जाता है, उसके बाद ए से अपने अर्थ, शब्दावली के बाद अपने भाषा की बजाय अर्थ पर ध्यान ज्यादा होता है ए से। उसके बाद बी से मतलब कि इसमें वाक्य योजना सरल होती है, बी से मतलब इसकी वाक्य योजना सरल होती है, एन से मतलब कि इसमें निर्देश वगैरह होते हैं, यानी अभ्यास कार्य होता है, अग्रिम तैयारी होती है। तो ये अपने ट्रिक की तरीके से देख लिया। उसके बाद पाठ्य पुस्तकों चयन हुई,
ये तो देख चुके अपन, इसके दोषों के बारे में देखना था ना कि इसके पाठ्यपुस्तक के दोष क्या होते हैं बहुत बार। ये है ना क्या करती है, प्रयोजनहीनता। बिना उद्देश्य की किताबें पढ़ने से हमारे दिमाग में भी प्रयोजनहीनता आती है, तो प्रयोजनहीनता उद्देश्य विहीन कर देती बहुत बार। अनुपयुक्तता, बहुत बार अनावश्यक मटेरियल होता है। नीरसता, बोरिंग बहुत ज्यादा होती है। असंबद्धता, जो अपन पढ़ना चाह रहे उससे कोई संबंध ही नहीं इसका। और दुष्क्रमत्व यानी क्रम का अभाव है, जो पहले पढ़ाना चाहिए वो बाद में पढ़ा दिया। आदर्शहीनता, बिल्कुल आदर्श नहीं है, बिल्कुल एक थोड़ी सी इसमें है ना आइडियलिटी होनी चाहिए, यानी चीजों को आदर्श तरीके से बताया होना चाहिए। उसके बाद अव्यवहारिकता, बिल्कुल अव्यवहारिक है। उसके बाद अशुद्ध है, गलत लिखा हुआ है। निरर्थकता है, अर्थ ही समझ नहीं आ रहा। और ये अपने एक पृष्ठ पोषण यानी आपको ना फीडबैक देने वाली नहीं। आप इसको पढ़ोगे तो कुछ फीडबैक नहीं मिलेगा आपको, कुछ है ना पॉजिटिविटी नहीं मिलने वाली। बहुत सारी किताबें ऐसी होती है अनावश्यक लिख दी जाती है, पृष्ठ पोषण नहीं मिलता आपको, फीडबैक नहीं मिलता कुछ अच्छा करने का जिंदगी में। उसके बाद कुछ संपादन नहीं, सही से संपादित नहीं की गई है, इसका जो संपादक है वही अच्छा नहीं, तो कुछ मटेरियल अच्छा नहीं इसमें। उसका शैक्षिक रोचकता और अनावश्यक साथ सज्जा। तो बेसिक देखो, इसको हमें रटना नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रयोजनहीनता है, अनुपयुक्तता है, निरसता है, असंबद्धता है। इसको अपन के तरीके से देखे तो क्या देता, पी ए, उसके बाद एन, पान आ जाता है, देखो पान आ जाता है। उसके बाद ए डी ए, उसके बाद ए डी ए, अड्डा। पान किसका, अड्डा का। अड्डा कंपनी के चप्पल होते हैं ना, तो अपने पान ही अड्डा का है। उसके बाद अपने ए डी हो गया। उसके बाद ए एन, उसके बाद आन, तो यहाँ जाता अपने अड्डा का पान और आन। उसके बाद ए एन, उसके बाद पी के देखो चीजों को थोड़ा सा देखेंगे तो ये चीजें जब भी अपन याद करेंगे तो अपने को भी 2-4 शब्द याद आएंगे, वरना एक भी शब्द याद नहीं है। मैं आपको कहूँ पाठ्यपुस्तक के दोष बताओ, आप कह दो मुझे पता है, मैंने कहा हाँ तो बताओ ना 5 शब्द बताओ, पर ये अभी नहीं याद आ रही मेरे को, बस अभी पता नहीं है मेरे को क्या है, पर हाँ मेरे को पता है। तो ऐसा पता करना किस काम का, कि आपको टाइम पे काम नहीं आ रहा है, आपको कहीं बाहर जाना है, आपको आपके सॉक्स वगैरह जूते वगैरह चाहिए, मिल नहीं रहे टाइम से, और आप कह रहे हो हाँ पढ़े हुए हैं, कहीं तो पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी नहीं मिलने वाले, तो मतलब क्या है उन चीजों का, है ना। तो यहाँ जैसे अपने आन के बारे में, तो अपने अव्यवहारिकता, अशुद्धता, उसका निरर्थकता। उसके बाद पी के एस, यहाँ जैसे अपने पी के, उसके बाद अपने एस एन, ऐसे पी के सा। यहाँ जैसा आन, और देखो कौन कौन सी चीज आ गई अपने, पान, अड्डा और आन। देखो आन पर बात आ गई, अब तो अड्डा का पान खाएंगे। उसके बाद कौन पीके कह रहे हैं, कौन कह रहा है, देखो पीके कह रहा है कि आन पर बात आ गई, अब तो हम अड्डा का पान खा के रहेंगे। अड्डा के तुमने अब तक पान नहीं खाया, अड्डा का पान खा के रहेंगे अपन, तो आन पे अपनी बात आ गई। तो ये पूरे है ना इसके बारे में जानकारी देते, इसके दोषों के बारे में, मतलब पी से अपने प्रयोजनहीनता पाई जाती है। और देखो अब चीजों को फटाफट से देख लेते हैं। पी से अपने ना पृष्ठ पोषण की कमी, उसको कैसे इसमें कुसंपादन आ जाता है। उसको ऐसे, उसके बाद ए से अपने ऐसे आ जाता है अपने अव्यवहारिकता आ जाती है, ए से अपने आदर्शहीनता आ जाती है, एन से आ जाता है नीरसता वगैरह। उसके बाद और ए से क्या क्या जानकारी, ए से बहुत सारी जानकारी, अनुपयुक्तता वगैरह, असंबद्धता वगैरह। उसके बाद पी से अपने प्रयोजनहीनता वगैरह। उसके बाद एन से अपने निरर्थकता वगैरह और आकर्षण, उसके बाद अनाकर्षक साज सज्जा वगैरह। तो इसके मोटा मोटी दोस्त है क्या, पीके के आन पर बात आ गई, तो अड्डा का पान खा के रहेंगे। ए से सारा क्या आ जाता है, अनावश्यकता आ जाती है, अव्यवहारिकता आ जाती है। उसके बाद अपने एक से अपने अनावश्यक साज सज्जा आ जाती है, इन से अपने निरर्थकता आ जाती है, को संपादन आ जाता है। उसके बाद ये अपने पी से अपने के से अपने कुसंपादन है। उसके बाद पी से क्या आता है, पी से प्रयोजनहीनता आ जाती है, पी से पृष्ठ पोषण आता है। उसके बाद असंबद्धता है, अनुपयुक्तता है, अ से क्या आता है, देखो अनुपयुक्तता आ जाती है। उसके बाद असंबद्धता आ जाती है। उसके बाद अपने आदर्शहीनता आ जाती है। उसके बाद अशुद्ध आ जाता है। उसके बाद अ से इतनी बातें, अनावश्यक आ जाता है। तो मोटा मोटी जानकारी देख ली अपने। उसके बाद अपन देखते हैं, अब देखना है अपने को दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। अब अपना ये तो पूरे किताबों के ऊपर हो गया। अब बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य साधन कौन कौन से हो सकते हैं, किताबों के अलावा और क्या हो सकता है, शामपट हो सकता है। उसके बाद चार्ट वगैरह हो सकता है। उसके बाद अपने चित्र विस्तारक हो सकता है 3, और उसके बाद कितना और देखना अपने को, 1 2 3, उसके बाद अपने 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13 14। देखो बिल्कुल डिप्रेस्ड नहीं होना है। अभी अपने को 14 सहायक साधनों के बारे में और पढ़ना है, यानी मोटे मोटी 14 सहायक साधनों के बारे में जिक्र और करना है। लेकिन ये बहुत सरल है, बहुत चुटकियों में आसानी समझ लेते हैं। फटाफट से अपन देख लेते हैं क्या कहता है। शामपट है, चार्ट है, क्या है क्या, ये क्या होता है शामपट। देखो देख लेते अपन बोर्ड के बारे में क्या देखना है। बोर्ड के बारे में तो कुछ देखना ही नहीं अपने को, एक तरीके से देखे तो थोड़ा सा अपन देख लेते ना कि दृश्य साधन कौन कौन से आते हैं। देखो श्रव्य तो अपने को सब पता है, लेकिन दृश्य पता होने चाहिए। दृश्य में क्या कहते हैं, यहाँ क्या जाते अपने, यहाँ FSC और GS, यहाँ जैसा कि फंस गया SC, उसके बाद जस। और SC कास्ट वाले को कभी आज दिन तक जस नहीं मिला, इन्हें उनको है ना कभी सम्मान नहीं दिया जाता है।
ऐसा हमने को ट्रिक में ध्यान रखना है कि FSC SC आ जाता है, बस F ध्यान रखना है, आगे अपने F लिखा हुआ, तो SC आ जाता है, उसके बाद अपने जस आ जाता है, तो F से आ जाता है। इसमें अपने फिल्म देखो, अपने को ये तो पता है शामपट अपने दृश्य माता पता है, चार्ट अपने दृश्य माता पता है, खाके चित्र वगैरह अपने दृश्य माता पता है, मॉडल दृश्य माता मॉडल दिखाई देता, सूचना पट्ट अपने दृश्य माता है, उसके बाद अपने फिल्म पट्टी आ जाती है, स्लाइड वगैरह, रेखा चित्र वगैरह, ग्राफ वगैरह और चित्र विस्तारक यंत्र वगैरह, जादू की लालटेन, देखो जादू की लालटेन अपने दृश्य में आती है, ध्यान रखना। उसके बाद अपने हिंदी का साहित्य जो पूरा दृश्य में आता है, अपन ट्रिकी तरीके से कैसे ध्यान रखेंगे। एफ से अपने जो अपने को नहीं पता हमको है, फिल्म पट्टी देखो थोड़ा यूनिक है तो फिल्म पट्टी एफ से। उसके बाद ए से अपने सूचना पट्ट थोड़ा यूनिक है तो सूचना पट्ट, और सी से अपने चित्र विस्तारक यंत्र को देखो थोड़ा इसको लगता है कि है कि नहीं है तो इसको अपन देखेंगे। सी से अपने चित्र विस्तारक, जी से क्या जाता है, जी से अपने जादू की लालटेन हो गया। उसके बाद ऐसे क्या जाता है हिंदी साहित्य, तो ये 5 बात देंगे, बाकी तो अपने को पता है शाम पटे, चार्ट है, खाके, स्लाइड है, रेखा चित्र, ग्राफ है, ये तो पता है अपने को। तो FSC से बन क्या देखा, F से अपने देखा फिल्म पट्टिका वगैरह, उसके बाद एस से अपने सूचना पट्ट वगैरह, सी से अपने देखा चित्र विस्तारक, उसके बाद जी से अपने देखा जादू की लालटेन के बारे में, उसके बाद GS से अपने देखा साहित्य के बारे में, बाकी तो अपने को पता है मॉडल लगा जाता है, चित्र आ जाता है और इस तरीके की जानकारी। उसके बाद अब अपन देखेंगे दृश्य, जो दृश्य में भी आता है श्रव्य में भी आता है। तो अपने फिल्म अपने को पता है, टीवी अपने को पता है, DSD नहीं पता था, सिनेमा। और देखो एक चीज आती खाली दृश्य और श्रव्य, जो दिखाई भी देती सुनाई भी देती। फिल्म हमको पता था, सिनेमा हमको पता था, DSD नहीं पता था, तो DSD ध्यान रखेंगे, DSD ये जानकारी देती है। उसके बाद अगला क्या देता है, शामपट में क्या देखना अपने को, देखो शामपट, चार्ट, चित्र विस्तारक, बस, और भाषा प्रयोगशाला। हाँ, तो ना अब जो देखने वाले ना अपन देखो 12-13 तो खाली नाम के ही। देखो अब जो मेन अपने को जो बड़े पढ़ने ना, एक तो अपने शाम पर थोड़ा सा अपना बड़ा टॉपिक है, उसको चार्ट वगैरह थोड़ा सा अपने को देखना है। उसके बाद लास्ट में अपने को थोड़ा सा और कवर करना है, एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है भाषा प्रयोगशाला। तो अपने को शामपट के बारे में, चार्ट के बारे में, भाषा प्रयोगशाला, इनके बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी देखनी। बाकी तो बहुत छोटी से एक दो लाइनें आएंगी, इससे अपने कवर हो जाएगा। देखो शामपट भी थोड़ा सा है। शामपट सबसे पहले इसका उपयोग हिंदी में बहुत ज्यादा मेटरेबल होता है। शामपट का उपयोग होता कहाँ है आखिरकार, तो शामपट का उपयोग होता है ना प्रदर्शन, कुछ चीजें दिखाने में, चित्र है, उसका सारांश है, उसके बाद फिल्म प्रदर्शन, जिससे नृत्य, जिससे दृश्य से सामग्री के उपयोग में होता है। तो शामपट का उपयोग 4 जगह पे होता है, ध्यान रखना है कितनी जगह पर होता है शामपट का उपयोग, 4 जगह। कौन से, कुछ प्रदर्शन दिखाने में, चित्र आकृति क्या क्या दिखाने में, चित्र वगैरह है, उसका सार वगैरह, कुछ चित्र बना हुआ या फिर कुछ शब्द वगैरह लिखे हो, या फिर कुछ फिल्म वगैरह जिसमें फिल्म प्रदर्शन है दृश्य सामग्री के उपयोग में, जिससे अपने ये फिर एक यूनिक टॉपिक, यूनिक पॉइंट के अपने जो फिल्म दृश्य जो साधन होते हैं ना उनके लिए बस ये आ जाता अपने। तो क्या जाता है मतलब कि दिखाने के लिए, क्या या तो अपने शब्द दिखाने के लिए, और मतलब कि अपने शब्द मतलब कि अपने सारांश, उसको चित्र दिखाने के लिए चित्र आकृति, उसके बाद मोटा मोटी एक और वो दृश्य से साधन, जैसे कि अपने टीवी आ जाता है, उसके बाद अपने कोई फिल्म प्रदर्शन आ गया, जैसे अपने टीवी हो गया, उसके बाद अपने कोई फिल्म प्रदर्शन हो गया, उसके बाद दृश्य से सामग्री, जैसे कुछ चीजें दिखाने के लिए। और यही एकमात्र ऐसा है जो कक्षा में हर समय रहता है। ये थोड़ी सी जानकारी देखिए। अब सावधानी, इसको इस्तेमाल करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए कि सभी को दिखाई दे, अच्छे से साफ करो, उसके बाद अक्षर का आकार बड़ा हो, सीधी पंक्ति में लिखें, लिखते समय बोलना भी और देखना भी, बच्चों को भी अवसर दे। तो देखो टीचर को क्या करना है, टीचर को तो एक तो बड़े आकार के शब्द लिखने हैं, लिखो तो एक सीधी पंक्ति में लिखो, और लिखते समय बोलना भी, ये सारे काम टीचर को करने हैं, यानी एक आकार में लिखना है, उसके बाद बोलना भी है, उसके बाद है ना एक सीधी पंक्ति में लिखना। बाकी काम थोड़े से इतर काम है कि सभी को दिखाई दे और सभी दिखाई दे, उसके बाद अच्छे से साफ करो। ये भी टीचर की ही हालांकि, लेकिन थोड़ा सा अपन इनको अलग देंगे कि सभी को दिखाई दे, अच्छे से साफ करो और बच्चे को भी अवसर दो, ठीक है। तो अपने को अब बच्चे को लेकर दिखाई देना, साफ करना, अवसर देना है, थोड़ी सी जानकारी। उसको चार्ट के बारे में क्या आता है, देखो अपने पूरे शामपट के बारे में कवर कर लिया। ये अपने की दिखाने के लिए, उसका चित्र वगैरह के लिए, उसके बाद अपने सारांश वगैरह के लिए, उसका टीवी है, कोई सहायक सामग्री इनके लिए, उसके बाद अपने बड़े लिखो, उसके बाद लाइन में लिखो, उसके बाद बोलो भी सही, उसके बाद बच्चों को अवसर दो, उसके बाद साफ करो अच्छे से, बच्चों को दिखाई दे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन शामपट के बारे में। उसके बाद अपने चार्ट के आर्य के बारे में, चार्ट के बारे में क्या देखना है, देखो चार्ट के बारे में अपने को लगभग इतने से पॉइंट कवर करने, क्या कि सर्वाधिक उपयोग की दृश्य सामग्री दी, यानी कि जो ऐसा दृश्य साधन है, ऐसी दिखाई दे, टीवी वगैरह नहीं है, सबसे ज्यादा अगर दिखाई जाने वाली कोई सामग्री है तो दृश्य। उसके बाद इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें शब्द हो सकते हैं, चित्र हो सकता है, रेखाएं हो सकती है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। मतलब कि आपके चार्ट में क्या बना सकते हैं, या तो आप कोई शब्द यानी कोई सारणी लिख लोगे, या फिर चित्र, कोई मान लो गणित के लिए बना रहे तो आप शब्द ये लिख दोगे, कुछ संकेत वगैरह लिखोगे जो गिनती वगैरह है, हिंदी के लिए बना रहे शब्द वगैरह, उसके बाद अपने साइंस के लिए बना रहे चित्र वगैरह, फिर अपने रेखा गणित के लिए बना रहे तो रेखाएं वगैरह, इस तरीके से सम्मिलित बन सकता है। हिंदी के विचार, सूत्र, नियमों का क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुतिकरण कर सकते हो, मतलब इसमें सूत्र वगैरह भी लिखे जा सकते हैं। तो इस तरीके के नियम वगैरह। उसको सफलता हेतु ज्यादातर चार्ट ही, ठीक है, हिंदी में सफलता, ये सब दिखाने, इन सब की सफलता हेतु ज्यादातर चार्ट ही बनाए जाते हैं। वास्तव में वस्तु और प्रक्रिया का कंकाल होता है। देखो अगर पूछे कि वस्तु प्रक्रिया का कंकाल क्या होता है, पता होना चाहिए ना, मतलब ओवरऑल ढांचा क्या होता है अपना चार्ट, ओवरऑल ढांचा। अब इनको बरतते समय क्या क्या सावधानी, अब ये होती है अपनी सारी सावधानी, इनका इस्तेमाल करते समय ये सावधानी रखोगे। क्या, आकार सभी को, ऐसा आकार के सभी को दिखाई दे,
चमकीले रंग को बनाओ, चमकीले रंग से बनाओ, चमकीले रंग इस्तेमाल करो ना, तो जो अंधा व्यक्ति मतलब कि जिसको सही नहीं दिखाई दे रहा उसकी आंखों में भी चमक जाएगी, दिखाई दे जाएगा। और कोई प्रदर्शन है तो उचित स्थान सही जगह लगाओ तो इसे सही दिख जाएगा। उसके बाद प्रयोग के दौरान संकेतक, यानी आप पॉइंटर से दिखाओ तो दिख जाएगा, नहीं दिख रहा होगा तो भी दिख जाएगा। और वास्तविक वस्तु के बराबर आकृति रंग होना चाहिए, तो वैसे ही दिख जाएगा। जो अगर बड़ी वस्तु है वास्तविक वस्तु के बराबर इसका रंग और आकार होना चाहिए। थोड़ी जानकारी क्या देखा आपने इसमें, देखो आपको भी मेरे साथ याद करना है, फटाफट से बोलना है। देखो क्या देखा आपने चार्ट के बारे में, ओवरऑल बताओ चार्ट के बारे में क्या देखा आपने। चार्ट के बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देखी। चार्ट हर सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, तो संकेत लिखे जा सकते हैं, शब्द वगैरह, उसका देखा है वगैरह, उसके बाद इस पे चित्र वगैरह, ये सारी चीजें इस पे बनी हो सकती है, और सूत्र वगैरह और नियम वगैरह ये सब इस पे बनाए जा सकते हैं। इन सबको करने में ना सबसे ज्यादा सफल माना जाता है चार्ट वगैरह। चार्ट का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। चार्ट के समय सावधानी के रखोगे, एक तो कलर एक वही होना चाहिए जो अपने वास्तविक वस्तु की, इसमें रंग और आकार वास्तविक वस्तु के बराबर होना चाहिए। उसके बाद भड़कीले अच्छे रंगों का इस्तेमाल करो, आकार बढ़ा लो, सबको दिखाई दे। उसका पॉइंटर का इस्तेमाल करो तो सबको दिखाई देगा। तो ये अपना चार्ट के बारे में देख लिया, इतना सा तो था चार्ट। उसके बाद अपने अब देखो भाषा प्रयोगशाला थोड़ी अच्छी खासी थी अपने। अब हम भाषा प्रयोगशाला पढ़ते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी अच्छी जानकारी, बाकी तो सब छोटी मोटी जानकारी, इसको तो यूं कवर कर लेंगे। तो अपने भाषा प्रयोगशाला क्या होती है, भाषा ये टेप रिकॉर्डर का विकसित रूप भाषा प्रयोगशाला है। पहले क्या होता था, टेप रिकॉर्डर, छोटा सा टेप रिकॉर्डर आप सुनते जाओ। भाषा प्रयोगशाला में बड़े बड़े से टेप रिकॉर्डर लग जाती है, अब उनको सुनना है। पहले छोटे छोटे टेप रिकॉर्डर, अब इनको बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर पड़ेंगे। अमेरिका में बहुत प्रयोग होता था भाषा प्रयोगशाला का, होता होगा भाई अमेरिका में, ध्यान रखना है। अमेरिका में बहुत होता था। अमेरिका के लोग भाषा प्रयोगशाला बहुत महंगे पैसों वाले हैं, तो देखो बहुत ज्यादा महंगी होती है। जो भाषा प्रयोगशाला पूरी अपने पूरी प्रयोगशाला बना दी। पहले टेप रिकॉर्डर चलता था, तो ये महंगी अपने अमेरिका वाले कर सकते होंगे अफोर्ड, तो याद आता है। उसका दिन इसमें बूथ वगैरह हुआ करते थे। बूथ में टेप रिकॉर्ड होता था जो टेप से संचालित हुआ करता है। इसमें अनेक बूथ होते थे, हर बूथ में टेप रिकॉर्ड होता था वो जो टेप से चलता था। भाषा शिक्षण में इसका इस्तेमाल होता है, बस अपनी गति से। हर बच्चा इसमें अपनी गति से सीखता है, मतलब ये व्यक्ति की विभिन्नता का ध्यान रखता है। थोड़ा सा भाषा प्रयोगशाला में क्या देखा, ये मोट लग तो रहा था कि बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा तो कुछ है नहीं है। अमेरिका में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्रामोफोन का अल्टरनेट है। इसमें ना व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखा जाता है। तो बस ये थोड़ी सी यूनिक इन्फॉर्मेशन भाषा पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है। तो थोड़ी सी यूनिक इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है कि टेप रिकॉर्डर का विकसित रूप है, अमेरिका में प्रयोग हुआ था ये, और इसमें बच्चे अपनी गति से सीखते हैं। सबसे मेन बात भाषा शिक्षण में प्रयोग होता है, सब जानते हैं। इसमें अनेक बूथ होते हैं, टेप रिकॉर्डर होता है जो टेप से संचालित होता है। तो थोड़ी यूनिक जानकारी थी, जो यूनिक जानकारी में कैच करके बस हो गया हमारा सेकंड टॉपिक पूरा। अब तो हमें थोड़ा सा ना हल्की हल्की जानकारी देखने जो बच गए अपने। मैंने कहा था 15-16, देखो ये ना गिनती भले ज्यादा लग रही है लेकिन ये है बहुत सरल से। तो कौन कौन सी अब क्या क्या बच गए अपने, बस हल्की हल्की से तो जानकारी बच गई अपनी। छोटे छोटे से कुछ सहायक साधन बच गए, जैसे कि कौन कौन से आ जाते हैं इसमें, जैसे अपने कुछ हल्का, जैसे टीवी है, रेडियो है, और लिंगाफोन है, ग्रामोफोन है, ऐसी जानकारी देगी उसको चुटकियों में देख लेंगे। पर जैसे चित्र विस्तार, चित्र विस्तार का जाता है आकृतियां, आंकड़ों, चित्रों, आरेखों को बड़े रूप में दिखाता है। आपने कोई आकार है, उस पर कोई चित्र है, कोई आरेख है, आंकड़े, मतलब ये शब्दों को भी दिखा देता है। आकार को, चित्र को तो दिखाता ही है, चित्रों के साथ साथ ये आंकड़ों को भी दिखाता है, मतलब गिनती वगैरह को भी दिखाता है, आंकड़ों को भी दिखाता है। आरेख हुई अपने चित्र वगैरह, आकृति वगैरह तो ठीक है, आरेख है, चित्र, आकृति ठीक है, लेकिन आंकड़ों को भी दिखाता है बड़े आकार में। इसे ध्यान रखना है, एक एक शब्द पूछते हैं। और जब शामपट का चित्र नहीं बनता है ना, तब इसकी मदद से प्रदर्शन किया जाता है। शामपट पर चित्र नहीं बनता, अब आपसे नहीं बन रहा है इतना बड़ा चित्र, आप क्या करोगे कि कुछ मतलब कि आपको चित्र विस्तार करोगे, कोई चित्र छोटा सा उसको जूम करके दिखा दो। जब शामपट फेल हो जाता तो तभी आता है, सरलता से समझते रुचि पैदा हो जाती है। ये अपना खत्म हो गया पूरा इसके बारे में, शामपट के बारे में। तो इसके चित्र विस्तार के बारे में, इसमें ना आंकड़ों के साथ साथ आकृति रेखाओं के साथ साथ आंकड़ों को दिखाते हैं। और जब अपना शामपट फेल हो जाता है तभी आता है, और रुचि को साथ में लेकर आता है। बस ये खत्म हो गया। उसके बाद अपने इसके बारे में प्रत्यक्ष सामग्री तो प्रत्यक्ष होती ही होती है। इसमें क्या है, प्रतिमान मॉडल तो होते ही होते हैं जो अपने उसके अल्टरनेट, मैंने कहा ना सिर्फ नाम है, कुछ है नहीं इनमें। प्रतिमान मॉडल था, जैसे प्रतिमान मॉडल अपने वास्तविक जो वस्तु आकार वगैरह होता है ना उसका, जैसे ताजमहल ने दिखा पाया, ताजमहल का कुछ छोटा सा डायग्राम लेके आ जाओ, मॉडल लेके आ जाओ। उसके बाद शिरोपरि प्रोजेक्टर क्या होता है, जिसको OHP के नाम से जानते हैं। देखो ये है ना, एक टीचर के सिर के ऊपर लगभग स्थापित होता है, इमेज के समान होता है। इसमें ना, इसमें क्या होता है कि टीचर चित्र, आकृति सभी जो प्रक्षेपित प्रोजेक्ट की स्लाइड है ना, अपनी मेज के पास रहकर ही संपन्न कर सकता है। इसके स्लाइड पर अपनी मेज के पास रहकर ही संपन्न कर सकते हैं। प्रक्षेपित प्रोजेक्टर की प्लेट या स्लाइड पर अपनी मेज के पास रहकर संबंध, मतलब कि जो भी इसका काम होता है ना, स्लाइड वगैरह दिखाना अपने मेज के पास रहकर कर सकता है ये। और इसके सिर के ऊपर, मतलब ये सिर के ऊपर तक लगा हुआ रहता है, सिर के ऊपर लगा हुआ रहता है। ये कहाँ लगा रहता है, लगभग टीचर के सिर के ऊपर, इतना ऊंचाई पे लगा हुआ रहता है। इस वजह से इसको ओवरहेड प्रोजेक्टर, शिरोपरि प्रोजेक्ट कहते हैं। और इसमें ना किससे चीजों को किससे दिखाया जाता है, प्रोजेक्टर के साथ। अध्यापक लिखने, चित्र, आकृति आदि सभी कार्य प्रक्षेपित प्रोजेक्टर की स्लाइड पर अपनी मेज के, इसमें क्या क्या होता है, शिरोपरि लिखने का काम कर सकते हैं अपन। ये चित्र, आकृति आदि सभी प्रक्षेपित प्रोजेक्टर की प्लेट पर अपनी मेज के पास रखा, या फिर चित्र, आकृति को दिखाने का काम, ये दोनों काम इससे अपन मेज के पास रखकर कर सकते हैं। और दीवार या पर्दे पर प्रक्षेपित की जाती है सूचना अध्यापक के सिर के ऊपर से छात्र के समक्ष दीवार या पर्दे पर। इससे शिरोपरि प्रोजेक्टर में क्या होता है, जनरली आपके सामने तो दिखाई जाती है सूचना, तो यहाँ आपने दीवार या पर्दे पर कोई भी सूचना दिखाई जाती है, इसलिए इसको शिरोपरि प्रोजेक्ट कहते हैं। बस क्या देखा आपने, देखो
सोचो क्या क्या देखा हमने। शिरोपति प्रोजेक्ट होता है ना, इसमें अपन टीचर के सिर के लगभग टीचर के सिर के ऊपर स्थापित होता है। इसमें अपन चीजें लिखते हैं, कोई आकार वगैरह बनाते हैं, तो वो सारी मतलब वो सारी चीजें आती है कि टीचर के द्वारा कोई चीजें लिखी जाती है, कुछ आकार वगैरह बनाया जाता है। और है ना इसमें अपन है ना देखो, और थोड़ी सी हल्की जानकारी, थोड़ा सा मुद्दा देखा था हाँ, कि दीवार या पर्दे पर इसमें ना प्रक्षेपित की जाती चीजें। इस शिरोपति प्रोजेक्टर में चीजें वही तो होती है, प्रोजेक्टर में चीजें सामने की तरफ दिखाई जाती है, तो मतलब ये दीवारें पर्दे पर प्रक्षेपित की जाती है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि इमेज के पास अगर सारा काम हो जाता है, चीजें प्रक्षेपित करी जाती है। ग्रामोफोन देखिए अपन, तो भाषा के लिए ग्रामोफोन अच्छा, मतलब जब भी आपको भाषा सिखानी हो तो आप ग्रामोफोन का इस्तेमाल कर सकते हो। भाषा सिखाने के लिए ग्रामोफोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। देन अपने बस इतना। उसके बाद अपने शैक्षिक रिकॉर्ड वगैरह सुनाए जाते हैं। थोड़ी सी सावधानी ये रखो, ग्रामोफोन में आप अनावश्यक चीजें मत सुनाने बैठ जाओ। बच्चे को सुनाना है तो सिर्फ क्या, शैक्षिक जानकारी, बस ये आ गया। टेप रिकॉर्डर के बारे में, ये भी अपने भाषा इसी तरह होता है ग्रामोफोन। इसमें भी कुछ चीजें सुनाई जाती है और इसमें ना भाषण रिकॉर्ड करके सुनाया जाता है। बस ग्रामोफोन टेप रिकॉर्डर एक ही जैसा है। भाषा प्रयोगशाला अपने देख ली, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, लिंगाफोन, ये तो सब अपने उसके हैं सहायक साधन सुनने के लिए। लिंगाफोन भी ये ग्रामोफोन की भांति लिंगाफोन भी रिकॉर्ड को सुनने के काम आता है। अब ये देखना, इसको कंपेयर किसे करा, गाँव को कंपेयर करा आपने इससे लिंगाफोन से। तो गांव की लैंग्वेज देहाती होती है, गांव की लैंग्वेज तो ग्रामोफोन लिंगाफोन। तो ये अपने ग्रामोफोन को अपने कंपेयर करा लिंगाफोन से, ठीक है। उसके बाद आपको बोलने वगैरह ये तो अपने वैसे भाषण को अच्छे बनाने में इस्तेमाल होते हैं तीनों। ग्रामोफोन है, लिंगाफोन है, टेप रिकॉर्डर, तीनों उसी कैटेगरी के तो है। उससे पहले अपने चित्र विस्तारक में शिरोपति, ये थोड़े से अलग थे बस। उसके बाद अपने टीवी वगैरह, तो चलचित्र के सभी गुण पाए जाते हैं इसमें। यानी कि जो भी अपने चलचित्र किसको कहते हैं, जब आपका चित्र चल भी रहा है, बोल भी रहा है, तो चलचित्र आ जाते हैं। वे सब बहुत महंगी होती है टीवी, तो उसका चलचित्र के बारे में देखो, ये मनोरंजन साधन माने जाते हैं। चलचित्र मतलब क्या, हमें फोटो वगैरह, फोटो प्लस उसमें साउंड भी हो, तो यहाँ तक कि मनोरंजन के साधन थे पहले। तो संपन्न देशों में इनका इस्तेमाल होता था, हमारे यहाँ अभी भी नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। इस तरीके से कहाँ होता है, अपन टीवी कहाँ दिखाते हैं बच्चों को, डेली नहीं दिखाते ना, तो अपने संपन्न देशों में होता है। इसमें चलचित्र के सारे गुण होते हैं। मनोरंजन बेसिकली मनोरंजन का इस्तेमाल कर रहा था, संपन्न देशों में होता था, अपने यहाँ बहुत महंगा, तो अपने यहाँ होता नहीं। उसके बाद परिभ्रमण, घूमना, प्रकृति निरीक्षण है, ये तो अपन जानते हैं कि प्राकृतिक, अगर प्रकृति को देखने जा रहे हो तो भी आप जा सकते हो। ऐतिहासिकता के लिए कुछ आपको जानकारी इकट्ठी करनी है तो भी आप ना बच्चों को भ्रमण वगैरह करा सकते हो। ये थोड़ी सी बच्चे इस तरीके से भ्रमण करोगे तो बच्चे में विवेचन क्षमता बढ़ेगी। बहुत बार बच्चों को वक्त मिल जाएगा टीचर से गुफ्तगू करने का, विचार विमर्श के लिए वक्त मिल जाता है। अब देखेंगे अपन मेन मुद्दा तो, लेकिन मेन मुद्दे पे आने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करना तो बनता है ना कि क्या क्या देखा अपनों ने। तो अपनों ने कुछ बेसिक सी जानकारी का बहुत आसानी से अपनों ने पढ़ा, बहुत लाइटली लेते हुए पढ़ा। क्या देखा अपनों ने, कुछ सहायक साधनों के बारे में देखा, बहुत हल्के हल्के सहायक साधन थे। किताब के बारे में थोड़ा सा देखा, हाँ हम मानते हैं कि किताब के बारे में थोड़ा सबसे अच्छा जानकारी देखी किताब के बारे में। क्या देखा, पूपीसी के बारे में, गुण दोष के बारे में देखा। पूपीसी मतलब इसकी परिभाषा के बारे में, वो जाता अपने गुडे के द्वारा दी जाती है। और एक कौन व्यक्ति था, एक तो गुड था, बहुत हल्की से, कौन है जिसने ये छिछली परिभाषा दी, गुड परिभाषा तो ठीक है, और छिछली से परिभाषा दी। उसके बाद इसके उद्देश्य अपने वही अपने क्या जाता है, काश भी एमबी वो अपने जीबी रख देते। तो इसके ये अपने उद्देश्य हो गए, पी परिभाषा हो गई अपने गुड है, और अपने कौन गुड है, बस उसके बाद अपने इसकी उद्देश्य हो गए कौन, कि काश वो जीबी रख देते, थोड़ी संभाल ली। और उसके बाद पी से प्रकार, ये अपने सूक्ष्म, उसके बाद अपने घन, सूक्ष्म अपने ट्रिकी तरीके से देखा कि पीजी आ जाता है। उसके बाद पीजी कॉलेज के बारे में देखा था अपने कि ट्रिकी तरीके से क्या देखा था उन्होंने, पीजी, और उसका जीएस में गाँव के बारे में बताया जाता है, और जीएस में ही अपने पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के जीएस में गाँव का जिक्र होता है। और उसके बाद एक और किसका जिक्र होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के जीएस में बीपीएल के परिवार होते हैं। ये ट्रिक से देखा था आपने, बाकी तो अपन जानते ही इससे क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे अपनों ने तो पहले ही देख लेते कि ये अपन ज्यादा डिटेल से देखे ना, अभी अपन ट्रिकी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो ये इसमें ये बताया गया। तीसरे टॉपिक में देखा है अपन, देखो अपने परिभाषा को कवर करा, उद्देश्य को, परिभाषा को कवर करा, उसके बाद उद्देश्य को कवर करा। अब अपन इनके प्रकार के तो सूक्ष्म आ जाता है, उसका अपने विस्तृत आ जाता है, विस्तृत में अपने ट्रिक क्या आ जाता है, विस्तृत अपने थोड़ा सा विस्तार से देखने के लिए अपने ट्रिक देखी थी, वो कुछ हल्की सी ट्रिक देखी थी अपने। हाँ, यहाँ अपने डीएस आ जाता है और दाव आ जाता है। देखो अपने यहाँ तो ट्रिक देखी ही नहीं, अब दूर पढ़ सकते हैं, उसका व्याख्यान, उसका शब्दकोश इस तरीके से देख लेते, फिर भी थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से देख लेते हैं कि डीएस अपने डीएस का दाव आ जाता है। यानी जो डीएस नाम का जो शख्स था ना, उसका दाव बहुत व्यवस्थित लगा, यानी वो है ना हारा नहीं, जो भी गेम खेला ना उसमें बढ़िया दाव लगा, हमेशा जीत गया है। तो इस तरीके से हमें कुछ चीजों को थोड़ा होल्ड करना है। वैसे तो अपने को पता है द्रुत होती अपने उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शब्दकोश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शब्दों को सिखा के चली जाती है थोड़ा सा। और क्या इसमें व्याख्या करना इसका उद्देश्य नहीं होता है, व्याख्या करना तो इसका उद्देश्य नहीं है क्योंकि द्रुत गति से पढ़ रही है, तो ये थोड़े से प्रकार। उसके बाद है ना प्रकार के बारे में देखा, उसके बाद गुण दोष तो अपन जानते हैं, गुण दोष के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन कवर करी थी। और बस गुण दोष के बारे में जानकारी कवर करी, चयन के बारे में थोड़ी सी जानकारी कवर करी थी। और गुण दोष को अपने ट्रिकी तरीके से देखा था क्या, गुण दोष को अपने हाँ चलो जो भी देखा अपने गुण दोष को अच्छे से कवर करा था।
तो गुण दोष अपन कौन सी ट्रिक से देखे थे, एक बार थोड़ा सा ट्रिक देख लेते अपन को, ट्रिक से देखे तो, और ट्रिक से देखे अपनों ने सहायक, हाँ देखे ना, वो रानी जी वाली ट्रिक, अपने रानी जी वाली ट्रिक की किताबों की ट्रिक बता के चली जाती कि रानी डब जा, सावन आने ही वाला है, तो अपने मतलब कि रुचि, नैतिकता, उसका डी से दिशा, उसका बी से अपनी भाषा, उसका सावन से, स से अपने शब्दावली, उसके बाद ए से अपने अर्थ वगैरह आ जाता है, उसके बाद वी से, उसके बाद एन से, तो सावन दिशा के बारे में देखा, देखो बोल के देखो, आज से अपने रुचि के बारे में देखा, ए से अपने नैतिकता के बारे में देखा, और डी से अपनों ने, और बी से अपनों ने भाषा के बारे में देखा, उसका डी से अपनों ने, डी से क्या देखा अपने, देखो डी से दिशा संकेत, पहले ऐसे बोलना है, दिशा का संकेत के बारे में देखो, पहले बिना देखे थे बोलना है, फिर कहीं दिक्कत आए तो बोलना। जैसे ये अपनों ने ना, पहले अपनों ने थोड़ा सा ना अरेंज तरीके से देखा था, थोड़ा सा ट्रिक में देख रहे हैं अपन, क्योंकि अपन रिवाइज कर रहे हैं अभी कि क्या क्या अपनों ने साधन देखे, उन साधनों को अपन रिवाइज करने की पोर्शन पे चल रहे हैं अभी, तो अपन थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से तो इनमें ट्रिक में अरेंज कर लेते हैं। रुचि आ जाता है, उसका नैतिकता आ जाता है, उसका डी से अपनों ने वो अपने दिशा आ जाता है, उसका ड बी से अपने भाषा आ जाता है, उसका अपने सावन से अपने स से शब्दावली आ जाता है, ए से अपना अर्थ आ जाता है, वी से अपने वाक्य आ जाता है, और सावन न से अपने उसको निर्देश वगैरह आ जाता है, ये चीजें आ जाती है। उसको दिन में क्या आ जाता है पीजी, और इनमें अपन देख ही लेते, चलो अपन ऐसे तो अपन ने पढ़ लिया था, ओवरऑल पढ़ लिया था अपन, पर अपन ट्रिक में थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ जाता अपने द्रुत गति से पढ़ना जाता है, ऐसे क्या जाता है शब्दावली को द्रुत गति से पढ़ना, ऐसे अपने शब्दावली का प्रयोग, और यहाँ से द्रुत गति से पढ़ना प्लस अर्थ ग्रहण, द्रुत गति से पढ़ने का अभ्यास, ठीक है, यहाँ अपने अभ्यास आ जाता है, यहाँ अपने द्रुत गति से पढ़ने की आदत आ जाती है, द्रुत गति से पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना जाता है। वी से अपने क्या जाता है व्याख्या करना, इसका उद्देश्य नहीं माना जाता है। ऐसे क्या जाता है इसमें शब्दकोश के बारे में, देखो यहाँ बोलते हैं अपन। डी से क्या जाता है, डी से मतलब कि द्रुत गति से पढ़ना, ऐसे आपको शब्दावली से अवगत कराना, उसके बाद अपने दाव आ जाता है, फिर अपने डीएस का अपने दाव आ जाता है, दाव अपने बहुवचन है दाव से, तो डी से अपने देख लिया कि द्रुत गति से पढ़ करके जो अपने अर्थ ग्रहण करना, ये तो अपने अर्थ ग्रहण डी से आता है इसमें, देखो डी से आता है इसमें, डी से क्या था आपने द्रुत गति से पढ़ने का अभ्यास, देखो अपन चीजें साथ में याद कर रहे हैं तो आपको भी याद करना है। देखो क्या क्या था आपने, डीएस दाव सल्दर, डी से क्या जाता है द्रुत गति से पढ़ना, उसके बाद ऐसे क्या जाता है शब्दावली का ज्ञान करना, उसका डीएस, उसका दाव, डी से आ जाता अपने कि द्रुत गति से पढ़ने का अभ्यास, उसके बाद ए से आ जाता अपने कि इसमें ना अर्थ ग्रहण करना, साथ साथ पढ़ना भी, अर्थ भी ग्रहण करना, और वी से आ जाता इसमें, वी से इसमें ना, वी से क्या जाता है इसमें कि वाक्य, देखो वाक्य से मतलब कुछ जिक्र होता है इसमें, वी से होता है ना इसमें, अरे व्याख्या, वी से है ना अपने व्याख्या होती है, व्याख्या करने का मकसद थोड़ी ना होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ रहे अपन, तो वी से अपने व्याख्या जाती, उसका डीएस दाव, उसका ऐसे क्या जिक्र आता है इसमें, एक्से शब्दकोश, इससे अपने शब्दकोश ना कि शब्दकोश का जिक्र नहीं होता, ये अपने पढ़ा कि अपने द्रुत गति आ जाता है, उसके बाद अपने एस के बारे में कुछ जानकारी देती, उसका शब्दकोश के बारे में जानकारी देती, उसके बाद अपने इस तरीके से यहाँ पे हल्की हल्की जानकारी देती, उस वी से अपने व्याख्याओं को स्पष्ट करना, तो ये जानकारी देती कि अपने द्रुत गति से पढ़ा, उसके बाद अपने शब्दकोश पढ़ा, उसके बाद अपने ना अभ्यास आ जाता है, उसके बाद अपने अर्थ करना जाता है, वी से अपनी व्याख्या करना जाता है, उसके बाद इस अपने शब्दों को ये देखा, उसको यहाँ देख लेते हैं। देखो अपने को चीजों को, देखो आप चीजें सीखने में जल्दी मत करो, देखो एक कोटेशन है कि चीजों को सीखने में जितना जल्दी करा जाता है ना, उतनी चीजें आपको देरी से याद होती है, क्योंकि जिसने सीखने में जल्दी करनी है ना, वो कभी नहीं सीख सकता अच्छे से। अगर आप एक बार इन ट्रिकों में देख लोगे ना कि क्या क्या चीजें आ रही है, तो आप 5 दिन बाद 7 दिन बाद जब रिवाइज करोगे ना, तो आपको खुशी मिलेगी, आपके चेहरे पर स्माइल होगी कि मैं कुछ चीजें व्यवस्थित तरीके से याद है। आप अभी आप हवा की तरह पढ़ लो, ऐसे फटाफट से देख लो कि चीजें बहुत आसान है, तो फिर टफ क्या है, टफ तो कुछ है ही नहीं, बस चीजों को व्यवस्थित पढ़ना ही तो टफ है, यानी सरल चीजों को अच्छे से पढ़ना। ये एक किताब हर एक बच्चा पढ़ता है, लक्ष्य की किताब हर एक बच्चा पढ़ेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे उससे सिलेक्शन नहीं जाएंगे, बहुत सारे बच्चे उसको उसके चलते नाकामयाबी को फेस करेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ने का तरीका ही तो अलग होता है। आपने चीजें किस तरीके से पढ़ी, सामने वाले चीजें किस तरीके से पढ़ी, यही तो मैटर है अपना। तो यहाँ जब अपने पी से क्या देखा, यहाँ आपने देखा था प्रसंगों को स्पष्ट करना, देखो चीजों को देखते चलते, पी से प्रसंगों को स्पष्ट, जी से आ जाता है अपने भाषा, जी से आ जाता है ज्ञान में वृद्धि, जी से अपने पीजी मतलब कि प्रसंग, उसका जी से अपने ज्ञान, उसका जी फिर जी एस बी अपने जीएस, उसका बीपीएल। तो जी से क्या जाता है, जीएस अपनी जानकारी देती है, वही अपने जीएस से अपने देखा, जी से आ जाता अपने जी से गहन, इसको गहन पाठ्य पुस्तक के नाम से जानते हैं। उसके बाद एस से आ जाता है इसमें जानकारी की शब्द भंडार को बढ़ाता है ये, ठीक है। उसका पी से आ जाता है इसमें, पी से अपना प्रसंग हो गया था, पी से पाठ्य पुस्तक के नाम से भी इसी को जाना जाता है। उसके बाद एल से आ जाता है आपके लोकोक्तियों के भंडार को बढ़ाता है। उसके बाद अपने जीवी से अपने जी से आ जाता है एक और जानकारी, जी से अपने बच गया अपने वी से तो बच गया अपने लेखक को कवि के विचार, वी से बच गया अपने विचार यानी विचारों से अवगत कराता है। उसका जी से क्या बच गया अपने, जी से अपने ज्ञान बढ़ाता है, भाषा का ज्ञान बढ़ाता है। इस तरीके की चीजों को अपने देखा। तो अपने इसे पीजीएम क्या आ जाता है, उसके बाद जी इन सब के बारे में पी से प्रसंग आ जाता है, जी से आपके ज्ञान आ जाता है। उसके बाद अपने गाँव, फिर अपने जीएस में उसके बाद अपने गाँव आ जाता है। उसके बाद अपने बीपीएल आ जाता है। जीएस से अपनी ज्ञान वृद्धि करता है, इससे अपने ना शब्द भंडार वगैरह को बढ़ा देता है। और उसके बाद अपने जीएस, उसके बाद जीएस के बारे में और थोड़ा सा और अपन जानकारी देखिए, जीएस में किसके बारे में बताते हैं, अपने गाँव के बारे में, और जीएस में अपने गाँव और एक और कुछ हल्की जानकारी दी थी बीपीएल के बारे में बताया आपने। तो इस तरीके से अपने मोटा मोटी जानकारी देखी। अब अपन देखेंगे
इस तरीके से अपनों ने हल्की हल्की जानकारी देख ली ना, सबके बारे में देख लिया अपनों ने। तो अब अपनों ने लगभग क्या क्या कवर करा, अपनों ने किताबों के बारे में कवर करा, अपनों ने शामपट के बारे में कवर करा, अपनों ने भाषा प्रयोगशाला शामपट के बारे में थोड़ी अच्छी जानकारी देखी, उसको चार्ट के बारे में करा, उसके बाद भाषा प्रयोगशाला के बारे में अपनों ने कवर करा, और उसके बाद अपने छोटे छोटे टॉपिक देखे, जैसे ग्रामोफोन है, उसका लिंगाफोन है, उसका टेप रिकॉर्डर है, उसके बाद अपने चित्र विस्तारक वगैरह है, और ओवरहेड प्रोजेक्टर वगैरह है, और क्या देखा अपनों ने, चार्ट तो देख लिया, चित्र विस्तारक भी देख लिया, और उसके बाद अपने मॉडल वगैरह है, मॉडल और प्रतिमान वगैरह है ना, प्रत्यक्ष वस्तुओं वगैरह है बस। उसके बाद अपने भाषा प्रयोगशाला दे दिया, उसके बाद अपने छोटे छोटे से वो टीवी आ जाता है, चलचित्र आ जाता है, इसको तो अपने को कुछ ज्यादा ध्यान देना ही नहीं था। उसके बाद परिभ्रमण वगैरह आ जाता है। तो इस तरीके से अपने को चीजों को कवर करना है। क्या अपने ने ये सारी चीजें अपने कवर करते हुए पढ़ ली। उसके बाद अपने अगली बताई जाती है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। अब देखो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में अपन क्या देखेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा स्वरूप है, इसको अपन कवर करेंगे कैसे कि अपने हिंदी भाषा हिंदी शिक्षण में निदानात्मक शिक्षण, इसमें तो अपने बहुत बहुत छिजली से जानकारी, बहुत हल्की से जानकारी होती है। कैसे कि इसमें ना निदानात्मक परीक्षण बहुत आसान सा है, उसको उपचारात्मक परीक्षण देखे ना, ये थोड़ा सा अपने को पढ़ने की जरूरत है, बाकी ये तो बहुत ज्यादा आसान है। कि निदानात्मक परीक्षण अपन क्यों करते हैं कि बच्चे में कुछ निदान की आवश्यकता होती है, बच्चे में कुछ कमियां ढूंढने की आवश्यकता है। बच्चे में क्या कमी है, उच्चारण में कमी है, मतलब बोलने में उसको दिक्कत आ रही है, लिखने में दिक्कत आ रही है, या फिर बोलना लिखा नहीं प्रयोग करने में दिक्कत आ रही है, ग्रहण करने में दिक्कत आ रही है, अभिव्यक्ति में दिक्कत आ रही है, सोच वाचन में दिक्कत आ रही है। कहाँ में, या तो आपको बोलने में कठिनाई आ रही है, या फिर आपको ना लिखने में कठिनाई, वर्तनी में कठिनाई आ रही है, या फिर आपको बोलने में उच्चारण में कठिनाई, ठीक है, आपको वर्तनी में कठिनाई, ठीक है, उसको तो आपको अभिव्यक्त करने में या फिर भाव ग्रहण करने में, या तो आपको भाव बोलने में या फिर भाव को ग्रहण करने में कठिनाई है, या फिर ये अपने भाव अभिव्यक्ति उसके बाद भाव को अभिव्यक्त करने में, उसके बाद ग्रहण करने में, उसको सोच वाचन में, या फिर सोच वाचन में कोई दोष है, तो इतने सारे दोष हमारे शामिल हो सकते हैं। ये सारे दोष होते हैं, ये कठिनाइयां आ सकती है अपने, ये कठिनाइयां होती है। अब ये कठिनाइयां हैं, अब अपन देखेंगे कि ये कठिनाई बच्चों में क्यों है, क्या बुद्धि की कमी, क्या भावना की कमी, शरीर की कमी, प्रारंभिक अयोग्यता, उसका शिक्षण क्रियाविधि, या फिर विषय की कठिनाई, क्या क्या कमी, क्यों है ये कमी, आप में दिमाग की कमी, आप में इमोशन की कमी, आईक्यू की कमी, ईक्यू की कमी, या फिर कोई शारीरिक डिफॉल्ट है, उसके बाद या फिर प्रारंभिक योग्यता आपको सही शुरुआत में से पढ़ाया नहीं गया, शिक्षण क्रियाविधि का दोष है, ये अपने पढ़ाना ये तो दोनों अपने पढ़ाने समझ रहे हैं। उसके बाद विषय की कठिनाई, या फिर हाँ वही अपने पढ़ाना ये भी तो पढ़ाना ही हो गया। प्रारंभिक कठिनाई, प्रारंभ में आपको विषय सही से शिक्षण नहीं कराएगा, प्रारंभिक कहते हैं, उसका शिक्षण क्रियाविधि का दोष हो जाता है। उसके बाद अपने विषय की कठिनाई, उसके बाद बीच में शरीर की कठिनाई, तो कौन कौन सी, आपकी बुद्धि में कमी हो सकती है, आपके भाव में कमी हो सकती है, उसके बाद आपकी बुद्धि है, उसके बाद भाव है, उसके बाद या फिर आपके शरीर में कमी है, तो बुद्धि आ जाता है, उसके बाद अपने भाव आ जाता है, उसका शरीर आ जाता है, उसका प्रारंभिक आ जाता है, उसका शिक्षण के दोष आ जाता है, और उसका विषय 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 क्लिष्ट है, विषय की कठिनाई। तो ये सारी इसकी हल्की से जानकारी होती है। ये कठिनाई है, ये सारी कठिनाई है, इन कठिनाइयों का ये कारण हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे, ये अपनों ने कवर करा। कितने पॉइंट देखने थे इसमें, तो निदानात्मक शिक्षण में अभी तक अपनों ने सिर्फ 2 पॉइंट देखने थे। शिक्षण निदान की विधि, यानी शैक्षणिक निदान की विधि, कौन कौन सी विधियां हैं जिससे आप बच्चों की कमियों को पता लगा सकते हो। उसके बाद निदानात्मक परीक्षण की क्रियाविधि, अब अपनी प्रोसेस क्या होती है इसकी, अपने देखो ये जानकारी अपने कवर करी, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पड़ी। अब देखेंगे कौन कौन सी विधियां होती है जिससे अपन निदान कर सकते हैं। उसके बाद जो निदान की अपनी विधियां, उसकी मतलब क्या प्रोसेस होती है, पूरी क्या प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के बारे में हमें बताओ। विधियां हो सकती है, आप किसी को बच्चों को देख के, आई कॉन्टेक्ट मतलब देख के बच्चों के बारे में गलती का पता लगा सकते हो कि बच्चे में ये कमी। संचित अभिलेख, किसी की मतलब कि संचित कोई रिकॉर्ड वगैरह पढ़ा था उससे पता कर सकते हो, या फिर सीधा निदानात्मक परीक्षण ही कर लो, इससे पता कर लो। तो 3 विधियां, निरीक्षण वगैरह हो गया, उसके बाद अपने संचित अभिलेख हो गया, अगर निदानात्मक परीक्षण, इन्हीं से पता कर सकते हैं। उसके बाद निदानात्मक परीक्षण की क्रियाविधि, क्या क्या प्रोसेस होती है निदान करने की। पहली, शैक्षणिक निदान में सबसे पहली प्रक्रिया होती है। उसके बाद कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। पहली प्रक्रिया होती है चीजों की पहचान करना कि आपको कठिनाई कहाँ है। आपको उच्चारण में कठिनाई आ रही है, वर्तनी में कठिनाई आ रही है, या फिर आपको अभिव्यक्ति में आ रही है, या फिर आपको ग्रहण करने में आ रही है, और या फिर आपको अपने स्वस्थ और वाचन में आ रही, कहाँ दिक्कत आ रही। उसके बाद कठिनाइयों को उसको पहचानना है, उसको स्पेसिफाई नाम देना है पहले तो। अब पहचानने के बाद कारणों का पता लगा, उनको कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब कारणों का पता लगा लिया, अब आपको तीसरी प्रोसेस क्या होगी, शिक्षक प्रक्रिया में भी न्यूनता का पता लगा। अब शिक्षक ये देखिए कि कहीं मेरे पढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मुझ में तो कोई फॉल्ट नहीं है कि बच्चों में फॉल्ट आ गई। तो फटाफट से देख लेते हैं कि शैक्षिक निदान में सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है कि उनको पहचानना, कमजोरी को पहचानो कि कैसी कमजोरी, क्या उच्चारण में कठिनाई है, स्वराघात में कठिनाई है, अर्थानुक्ति में कठिनाई है, प्रवाह में कठिनाई, गति में, उसका विराम चिन्ह में, रुक रुक कर पढ़ने में, हकलाने में, देखो कितनी सारी कठिनाई है। वाक्यांशों को दोहराने में कठिनाई, आपको पढ़ने में भी दिक्कत आ रही ना, देखो आपको पढ़ने में, बच्चे के पढ़ने में कितनी सारी कठिनाई हो सकती है। या तो वो उच्चारण सही से नहीं करता है, देखो उसको ट्रिकी तरीके से देख लेते हैं, ऐसे तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएगी याद रखना। तो अपने उच्चारण आ जाता है, उसके बाद अपने यहाँ जाता है स्वरवाचन आ जाता है, उसके बाद अर्थान यूएसए, देखो यूएसए आ गया, उसके बाद पीजीवी, तो यहाँ जाता है पी प्रवाह में कठिनाई, उचित प्रवाह में, उसके बाद जी से अपने गति में पीजी, उसके बाद अपने रुक रुक कर है ना, और हकला कर, तो अपने आर है, उसके बाद ए है, तो अपने यहाँ आर ए बस। उसके बाद अपने वी, दूसरे वाक्यों को देरी से शुरू करना, वाक्यांशों को वी और पी
और डी वीवीपीडी, वीवीपीडी ये आ जाता है। देखो यू से मतलब कि आपके उच्चारण में, एस से मतलब कि आपके स्वराघात में, ए से मतलब अर्थान्विति में, उसके बाद पीजी से मतलब कि पी से आपके प्रवाह में, जी से मतलब कि आपकी गति में, उसके बाद आर से मतलब कि उसके बाद अपने आर आ जाता अपने विराम चिन्हों को ध्यान नहीं दिया, चलो रुक रुक कर पहले लिख दिया कोई बात नहीं, विराम वी से अपने ठीक है अपने आर से अपने रुक रुक कर या हकरा कर पढ़ना, उसके बाद ए से अपने अश्रव्य सर यानी ऐसा पढ़ रहा है बच्चा कि आपको सुना ही नहीं दे रहा है, सही से समझ नहीं आ रहा है, उसके बाद वी भूल गए क्या अपन, तो पीजीवी बीजीवी यानी पीजीवी, उसके बाद अपने वीवीपीडी मतलब कि वी से आपको वाक्यांश को दोहराना, वी से अपने वाक्यों को देरी से बोलना, उसके बाद पीडी मतलब कि अपने प्रत्यावर्तन और डी मतलब कि दृष्टि जमा। तो फटाफट से दोहराओगे क्या क्या जानकारी, तो हल्के से तो ट्रिक है अपनी, देखो चीजों को पॉजिटिव लेके देखो, चीजें पॉजिटिव लेके देखो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। क्या आ जाता है अपने यहाँ पे, यहाँ जाता है अपने यूएस आ जाता है, और बीजीवी यानी पीजीवी रा और पीजीवी रा, देखो बीजी यानी अपने बीजी और वीरा, वीर की अरदास फिर आपने नाटक देखा होगा, यानी यूएसए कौन चला गया, अपने बीजी यानी रणवीर की बीजी चली गई, देखो सबने देखा होगा लगभग, मैं मान के चलती हूँ, नहीं देखा हो तो थोड़ा सा ज्यूम करना, यूएस कौन चला गया, पीजी यानी अपनी बीजी चली गई, उसकी उनकी लड़की वीरा चली गई, कौन वीवीपीडी, और यहाँ पे वीवीपीडी और वो पिद्दी लोग यहीं पे रह गए, वीवीपीडी मतलब कि वो पिद्दी लोग, थोड़ा सा मैंने हाँ ठीक है वो पिद्दी लोग, यू से मतलब कि उच्चारण में आ जाता है, यू ऐसे ऐसे मतलब कि स्वराघात में आ जाता है, ए से मतलब अर्थान्विति आ जाता है, उसके बाद वीवी, उसके बाद अपने वीजी मतलब कि इसमें विराम चिन्ह आ जाता है, उसके बाद जी से मतलब कि जी से क्या जाता है अपने गति, जी से अपने गति आ जाता है वीवी, और पीजी उसके बाद वीरा के वी से अपने विराम चिन्ह हो गया, वी से एक और क्या जाता है अपने वी से विराम चिन्ह हो गया, और उसके बाद अपने पी से अपने ठीक है अपने पी से प्रवाह हो गया, और जी से अपने है ना गति हो गया, उसके बाद पीजी और वी से अपने विराम चिन्ह हो गया, और पीजी वी और फिर अपने वीरा है ना, तो पीजी तो अपने प्रवाह हो गया, जी से अपने गति हो गया, उसके बाद वीरा, वी से अपने विराम चिन्ह हो गया, आर से अपने ना रुक रुक कर पढ़ना हो गया, ए से अपने अर्थान्विति वहां हो गया, तो ए से अपने अश्रव्य सुनाई नहीं देते इस तरीके से बोलना, और उसके बाद अपने पीजी ये हो गया पूरा अपने, तो यहाँ अपने पीजी वीरा भी हो गया, यूएसए भी हो गया, अब ना वीवीपीडी, तो वीवीपीडी मतलब कि वो तो अपने पीडी, तो वो वीवीपीडी से मतलब कि अपने विराम चिन्ह यानी विराम चिन्ह तो हो गया, वाक्यांश यानी वाक्यांशों को बार बार दोहराना, वाक्य को देर से शुरू करना ये अपने, और वीवी और पीडी, पी से प्रत्यावर्तन आ जाता है, डी से अपने देखो पी से अपने प्रत्यावर्तन, डी से अपने वो दृष्टि पठन, तो फटाफट से वापस दोहराते हैं। देखो आप जब सेशन ज्यादा लंबा चला जाने लगे ना, तो अपने आप को मोटिवेशन में रखो, अपने आप को पूरा अटेंटिव रखो, चीजें बहुत अच्छे से समझ जाएगी। देखो मेरे साथ दोहराओ, क्या देखा आपने, यहाँ आपने देखा यूएसए, उसके बाद पीजी, उसके बाद वीरा और वीवीपीडी, और वो जो है ना वो तो यही रहेगा वो पीडी, तो अपनी यूएसए मतलब कि इसमें उच्चारण जाता है, और वी से यूएसए में क्या देखा आपने, उच्चारण देखा, उसको स्वराघात देखा, ए से अर्थान्विति देखा, और उसके बाद अपने पीजी में क्या देखा, पी से प्रवाह देखा, जिसे गति देखा, उसके बाद विराम क्या देखा, वी से अपने विराम चिन्ह देखा, आर से अपनों ने ना रुक रुक कर देखा, और ए से अपनों ने ना वो अश्रव्य देखा, उसके बाद यहाँ देखा वीवीपीडी मतलब वी से अपने वाक्यांशों के बारे में देखा, उसके बाद फिर अपने वाक्यों को देखा, और वी और उसके बाद अपने वी और पीडी प्रत्यावर्तन, उसका दृष्टि पठन, तो ये सारी कमियां देखिए अपन किसके शैक्षणिक निदान में सबसे पहली प्रक्रिया के बारे में देखें। उसके बाद कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, अब देखेंगे अपन इसके दूसरे, ये पहचान लिया ये कठिनाई है, अब देखेंगे इन कठिनाइयों का क्या कारण हो सकता है, क्या ऐसा इनके पीछे रीजन है जो इनका जो बच्चों को चीजों को कठिन बना रहा है, तो यहाँ कारण देखेंगे, कठिनाइयों के कारण देखेंगे। तो उक्त कठिनाइयों का कारणों का पता लगाना है शैक्षणिक निदान में। क्या अगर आप देखो बालक अवतरणी या स्वस्वर वाचन करता है और शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा, मतलब कि अनभिज्ञता, सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा, मतलब उसको सही से पढ़ना आता ही नहीं, तो सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा, इसकी दिक्कत क्या है, पहले वाले की हमने कारण क्या बताया कि अनभिज्ञता है इस वजह से। उसके बाद अर्थान्विति, अगर आप बच्चों को है ना दूसरे वाले का स्वराघात का नहीं बताया इन्होंने, चलो उसके बाद अर्थान्विति अगर गलत टुकड़े कर रहा है, इसका मतलब ये कि बहुत समझ उसको चीजें समझ नहीं आएंगी। उसके बाद वाचन अशुद्धियों का, ये देखो अपने अशुद्धियां जाती है ना, उच्चारण है ये वापस यहीं चलेंगे उच्चारण में अशुद्धियां, तो उच्चारण में अगर बच्चों अगर बोलने में कठिनाई अनुभव हो रहा है, उच्चारण में कठिनाई है, तो इसका क्या कारण हो सकते हैं, या तो बच्चे को रुचि नहीं है, या फिर बच्चा मंद बुद्धि है, या फिर बच्चे के आंखों में दोष है, बच्चों के बोलने में दोष है, बच्चों के सुनने में दोष है, तो ये आंखों के बोलने के सुनने के तो अपने फिजिकल दोष आ जाते हैं, या फिर बच्चा भावनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ है, पारिवारिक सामाजिक कारण हो सकते हैं, उसका अरुचि वगैरह मंद बुद्धि वगैरह। तो देखो ये तो अपने सारे दिमागी कारण जो अपने बाय बर्थ मिलते हैं, और कुछ अपने सोशली अपने डेवलप करते हैं, जैसे कि आपकी मंद बुद्धि है, उसके बाद चक्षु है, उसके बाद अपने वाक है, उसके बाद अपने श्रवण है, ये तो अपने फिजिकली कारण हो गए सारे जो आपको है ना किसी की अरुचि पैदा करते हैं। दूसरे आपके खुद के कारण जैसे कि रुचि वगैरह, आपकी रुचि वगैरह, और उसके बाद आपके सामाजिक संबंध वगैरह, उसके बाद परिवारों की सामाजिक स्थिति वगैरह, तो ये सारे भावनात्मक संबंध वगैरह, पारिवारिक संबंध, तो ये आपके है ना इसके कारण हो सकते हैं। बस हल्के हल्के कांड। श्रवण दोष भी, वागेंद्र दोष का पता और भाषा प्रयोगशाला के द्वारा, हाँ उसके बाद श्रवण सुनना और वागेंद्र दोष का पता, यानी आपके सुनना और उसका बोलना, इन दोनों का पता इससे भी लग सकता है।
इसका भाषा प्रयोगशाला से भी उपचार बहुत से आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। तो ये अपना पूरी कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। ये देख लिया कि ये कठिनाइयां थी, इनके कारणों का हमने पता लगाया कि शायद मंदबुद्धि हो सकता है, शायद बच्चे को बोलने में, सुनने में, बोलने में है, उसके बाद सुनने में है, उसके बाद अपने आंखों में कई दिक्कत हो रही होगी, या फिर परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, या फिर सामाजिक कार्य हो सकते हैं। इस तरीके से अपने देखा, और अपने अरुचि वगैरह। और यहाँ देखा अपने शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में भी न्यूनता का पता लगाना। अब देखो कि ये अपने कमियां थी, इन कमियों को उन्होंने ये कारण बता दिए। उसके बाद ये बताओ कि ये जो कमियां थी, इनके जो कारण बताएं। अब क्या टीचर का कोई योगदान हो सकता है क्या इनमें, यानी टीचर की भी कोई कमी हो सकती है इनमें? तो शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में भी न्यूनता का पता लगाओ, यानी टीचर में भी हो सकता है कि टीचर बोलने में दिक्कत कराओ, या फिर टीचर का व्यवहार ये सा चेहरा ये सा हो डरावना कि बच्चा पहले से डर जाता हो। तो थोड़े से अपने टीचर को खुद सुनना चाहिए। तो ये अपने पूरा किसके बारे में कवर कर लिया, पूरी इन्फॉर्मेशन कवर कर लिया अपने। निदानात्मक परीक्षण भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अपने आसानी से साथ में कवर कर लिया, पता भी नहीं चला। तो यहाँ अपने बेसिक से इन्फॉर्मेशन देखी थी, उसके बाद अपने कुछ विधियां देखी थी, उसके बाद है ना, उसके बाद इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में देखा था। कुछ बेसिक सी जानकारी क्या देखी अपनों ने, कुछ बेसिक जानकारी देखी कि बच्चों में ये कठिनाइयां हो सकती है, ये कठिनाइयां, ये कारण हो सकते हैं। शुरुआत में भी ये कठिनाइयां, मतलब बच्चों को बोलना, ये कठिनाइयां हो सकती है, ये कारण हो सकते हैं, ये अपने देखा। उसके बाद यहाँ प्रक्रिया, अपने 3 प्रक्रिया हो सकती है, ध्यान रखना। निरीक्षण के द्वारा पता कर सकते हो, या फिर आप कोई रिकॉर्ड के द्वारा, या फिर खुद ये परीक्षण करके पता कर सकते हो। उसके बाद कुछ कमियां देखी, उन कमियों के क्या क्या कारण हो सकते हैं ये देखिए। कुछ कमियों को अपने ट्रिकी तरीके से देखा। क्या देखा? VVPG करके अपने कुछ ट्रिक देखा कि यहाँ जाता है US आ जाता है, उसके बाद अपने BGV आ जाता है, BG आ जाता है, उसके बाद वीरा आ जाता है, और यहाँ पे अपने VVPD आ जाता है। और इस तरीके से अपने देखा। अब कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, ये अपने दूसरा, ये तो अपने हाँ। फिर अपने प्रक्रिया को जो देखा ना, 3 टॉपिक देखे अपने। तो 3 टॉपिक में अपने इसके अंदरूनी 3 टॉपिक देखेंगे अपन। इसके अंदरूनी 3 टॉपिक अपने चीजों को पहचाना, उनके पहचाने के बाद उनके कारणों को पता लगाया। अब देखा कि क्या टीचर का भी कोई योगदान है क्या, टीचर को की भी कोई गलती है इसमें। तो ये प्रक्रिया जो तीसरा पोर्शन था ना, सामान्य जानकारी, उसके बाद विधियां, उसके बाद प्रक्रिया को इंटरनल 3 पोर्शन में, 1, 2, 3। पहला इसके कारण वगैरह, उनको पहले इनकी पहचान वगैरह, मतलब कि हमारी कठिनाई, उसकी कठिनाई के कारण, उसका टीचर का कोई योगदान है क्या उसमें। तो ये उसके बाद शिक्षण में अब देखेंगे अपन सेकेंड, अब पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। अब अपना ये लास्ट टॉपिक है, बहुत हल्का सा, बहुत आसानी से समझ जाएगा। खाली इसमें ना 5 पॉइंट्स का जिक्र है, लगभग 5 पॉइंट है, बहुत छोटे छोटे से, बहुत सिंपल से अपने 5 पॉइंट है, जिसको अपन बहुत ही आसानी से कवर कर लेंगे। कौन सा? उपचारात्मक शिक्षण में क्या जानकारी, थोड़ी सी बेसिक। क्या कितने पेज कवर करने, देखो 1, 2, बस ये 1.5 पेज हम लोग को पढ़ना है। इसमें क्या जानकारी आती है, इसमें देखे ना, तो अपने पॉइंट तो यहाँ से शुरू हुए, 1, 2, 3, 4, और बस 4 पॉइंट, 1, 2, 3, 4। तो ये 4 पॉइंट अपने को कवर करने देना, अपना फिनिश। और ये जो इतना सारा जो जानकारी है ना, वो इसकी बेसिक जानकारी कह सकते हैं। तो सामान्य, तो कुल मिला के इसमें कितने 5 पॉइंट कवर करने, कितने उपचारात्मक शिक्षण में आप 5 पॉइंट कवर करोगे और पूरा खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, पहले इसकी बेसिक जानकारी, दोनों पेजेस इसकी बेसिक जानकारी ही है। क्या कि समुचित यहाँ जाता है कि एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू है, यानी ये जो एक सिंगल प्रक्रिया है, यानी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। ये हमारे ये जो निदानम दोनों, ये शब्द वहां से लिया गया, ये शब्द कहाँ से लिया गया, ये अपने चिकित्सा विज्ञान से लिया गया। भूतकाल की गलतियों को भविष्य में नहीं दोहराने के लिए ये काम किया जाता है। उसके बाद अब देखो मेन पोर्शन तो अब आया है। कौन? गुलिन के द्वारा परिभाषा, टेक्सलर के द्वारा परिभाषा आई। बस परिभाषा परिभाषा परिभाषा, व्यक्तिगत ढंग से देखना, बस स्किनर की परिभाषा, बस 3 परिभाषाएं। हमें तो लग रहा था बहुत सारी जानकारी 2 पेज में, नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये प्रक्रिया अपने साथ साथ चलती है। एक सिक्के के बारे में बताया अपने। देखो ये तो अपने सिक्का, अब सिक्का मान लो, अब इसको मैंने तो पहिया बना दिया, चलो ये सिक्का है अपना, है ना। तो एक ही सिक्के के 2 पहलू। उसका 3 परिभाषा किसकी? गुलिन की, गुटे और गुटेसी, उसके बाद हमारे गुट एस गुट मान है ना। तो अपने यहाँ गुलिन की, उसका दूसरा टेक्सलर की, उसके बाद अपनी तीसरी परिभाषा स्किनर साहब की थी। तो पहले तो अपन गुलिन की परिभाषा कवर करेंगे, उसके बाद अपन टेक्सलर की परिभाषा कवर करेंगे, उसके बाद अपन स्किनर की परिभाषा कवर करेंगे। इन 3 की कैसा कि गुट ऐसा है, देखो हमारा संगठन तो ऐसा है कि चाहे कोई भी आके उसमें दरार डाले हम तोड़ देने वाले। गुट कैसा है? ऐसा है। तो गु से अपने गुलिन, टे से अपने टेक्सलर, उसके बाद ऐसे अपने स्किनर, इन तीनों की परिभाषा देखने अपने को। गुलिन क्या कहते हैं कि बुरी आदतों का पड़ जाना, अच्छी आदतों का न पढ़ना, यही तो कहलाता है उपचारात्मक विषय, बुरी आदतों का पढ़ना, अच्छी आदतों का न पढ़ना। उसके बाद टेक्सलर भाई साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भले चाहे कौन सा भी आप उपचारात्मक शिक्षण बनाओ, कौन सा भी उपचारात्मक शिक्षण बनाओ, लेकिन वो हमें इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, बच्चों को इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो रुचिकर है, उत्साहवर्धक है, चुनौतीपूर्ण है। ये भी यूं भी कहते हैं साथ साथ कि जिसमें मौखिक शब्दावली पढ़ाई जाए, बच्चों को निर्देश दिए जाए, बच्चों को शब्दावली पढ़ाओ, उसके बाद मौखिक अध्ययन के लिए भी बार बार कहा जाए। तो तीनों काम करो कि बच्चों को निर्देश दो कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करके मौखिक कार्य करे। तो निर्देश है, उसका शब्दावली है, उसका मौखिक अभिव्यक्ति, ये सारे काम इसमें होते हैं। और बस उत्साहवर्धन वाला होना चाहिए। और स्किनर के द्वारा क्या कहा गया? स्किनर के द्वारा कहा गया आचरण विशेष प्रकार के सीखने, साधारणतः विशेष प्रकार के सीखने और व्यक्तित्व और आचरण। देखो आपके व्यक्तित्व या आचरण में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होनी चाहिए सीखने लायक। तो अपने साधारण और विशेष प्रकार के आचरण हो गया, उसके बाद आपका व्यक्तित्व हो गया, उसके बाद सीखने हो गया। और सीखने
और इनसे संबंधित जटिलताओं का अध्ययन करा जाता है। इनमें जो भी कठिनाई है उनसे अध्ययन करा जाता है। विभिन्न उच्चारण वीडियो इनको ठीक करने के लिए बहुत सारी विधियों का प्रयोग। तो ये हल्की हल्की सी परिभाषा थी, इन सारी परिभाषा को हमने कवर कर लिया। उसके बाद ये जो टेक्सटर साहब है ना, ये यही परिभाषा खत्म नहीं करते, और भी देते हैं। तो क्या देते हैं ये कि छात्र स्वयं, ये तो कुछ हल्की हल्की से जिक्र आता है, इनको अपने कुछ ज्यादा माइंड नहीं करना है। उपचारात्मक प्रशिक्षण के बाद भी जिन पर उपचारात्मक प्रशिक्षण का प्रभाव हुआ है उन्हें नियमित और व्यक्तिगत ढंग से देखना चाहिए। ये देखो बीच में अपनी आंख आ जाती है कि जिनके उपचारात्मक परीक्षण हो गया ना, उनके ऊपर भी हमें थोड़ी सी नजर रखनी होगी। बस इसके थोड़ी सी हल्का सा एक जिक्र आता है। देखो मैं ड्राइंग इस वजह से कर रही हूँ चीजों को, ताकि चीजें थोड़ी सी हमें ना होल्ड रहे, याद रहे, चीजें थोड़ी व्यवस्थित तरीके से। तो ये थोड़ा सा जिक्र आता है ना। उसके बाद अपने एक ही प्रक्रिया के दो पहलू माने जाते हैं। समुचित प्रक्रिया है, उसके बाद भूत, इसका देखो थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। एक ये समुचित प्रक्रिया है, उसके बाद एक ही प्रक्रिया के दो पहलू है। भूतकाल की गलतियों को, जो पहले गलतियां हो चुकी हैं, अब हमें भविष्य में आगे नहीं दोहराना उनको। और उसके बाद अनुयायी, देखो एक अनुयायी जो है ना उपचारात्मक शिक्षण का अनुयायी होना चाहिए। अब उपचारात्मक शिक्षण का फॉलोअर कौन होना चाहिए? निदानात्मक। तो उपचारात्मक शिक्षण का अनुयायी होना चाहिए कौन? निदानात्मक। इसका फॉलोअर के बारे में थोड़ी सी जिक्र बता देंगे। और गुणात्मक व्याख्या और संख्यात्मक उपलब्धि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। निदानात्मक परीक्षण का उल्लेख करते समय ध्यान दें कि बच्चे की गुणात्मक व्याख्या संख्यात्मक उपलब्धि से कहीं अधिक है। हाँ, तो ध्यान देना है कि बच्चों की जो गुणात्मक व्याख्या है ना, कि बच्चा मतलब ऐसा अच्छा है, बुरा है, खराब है, ये संख्यात्मक उपलब्धि से कहीं ज्यादा है। आपके रिजल्ट में 90% है लेकिन बच्चा अच्छा नहीं, तो ये ज्यादा मायने रखता है कि बच्चा अच्छा नहीं है। तो आपकी जो गुणात्मक जो चीजें है ना, वो आपकी संख्यात्मकता से ज्यादा वैल्यूएबल है। बस तो हल्की सी जानकारी दी थी। उसके बाद ये हल्की सी ठीक है, अपने क्या क्या देखा यहाँ, आपने देखा कि नियमित और व्यक्तिगत ढंग से बच्चे पर नजर रखनी चाहिए। तो अदर पॉइंट कितने देखे? 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट हमने अदर कवर करेंगे। साथ मिलकर चीजों को याद करेंगे हमेशा की तरह। और तब तक के लिए टेक केयर, और फिर मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।